बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है शहर लाहौर में, और आज सुबह सवेरे जनाब मौसम जो है वो खासा खुशगवार बल्कि सर्द भी है और तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। और जैसा कि आपको पता है कि कल भी महकमे मौसमियात के नुमाइंदे ये बता रहे थे कि अब जनाब मुख्तलिफ शहरों में पंजाब की बारिश होगी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मौसम चेंज होगा, स्मॉग से आर्जी रिलीफ मिलेगा। तो हमारी दुआ है कि आप स्मॉग से बचे रहें। मैं हूं उज़ैर मलिक, प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे। माहम जाहिद, मैंने कहा उज़ैर बताना ही भूल गया। उज़ैर मौसम में इतना गुम हो चुके हैं, यकीनन मौसम खुशगवार है। देखिए तमहीद ऐसी बांधी जाए कि तमहीद बांधी जाए कि कहाँ से आना है। तो जी मौसम यकीनन बहुत खुशगवार है और आपके दिन का आगाज़ भी हम मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। नाचीज़ को कहते हैं माहम जाहिद। उज़ैर ने तो बता ही दिया होगा कि वो उज़ैर है। आप नाचीज़ हैं तो मुझे खाकसार कर लें आप। वाह 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 वाह, बंदा है नाचीज़। देखिए दिसंबर बस करीब करीब है, तो हमारी पोइट्री भी ना बस आना शुरू होगी, करीब करीब है। तो यकीनन प्रोग्राम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सियासत की बात होगी, आलमी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे, सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे और सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में जी हम देख रहे हैं कि जो सरहदी सालमियत और अंदरूनी सलामती के मामलात हैं एक बार फिर मरकज़े गुफ्तगू बने हुए हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से नहीं होते और अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा मौजूद नहीं। उन्होंने तालिबान, TTP और दीगर खवारिज पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए अपने अल्फाज जो हैं वो सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि हमारे अहलकारों के सर जो हैं वो फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बयानात बहुत अहम हैं और बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं जो कि मुल्की सलामती, सरहद इंतज़ाम और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनासुर में ज़ेर बहस आने चाहिए। ख़ास तौर पर जब 2600 किलोमीटर तवील सरहद हो, आपकी ड्यूरेंट लाइन हो और अंदरूनी मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी जारी हों। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब और उनसे हम जो है इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो कल DGISPR की जानिब से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसका बड़ा जामे अहाता किया गया। आप उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे और आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए DGISPR ने कल जो गैर रस्मी एक बातचीत की साफियों से KPK में जाकर, ये उसी का तसलसल है जो कि चीफ आर्मी स्टाफ ने मशाहिद से बात की थी। प्राइमरीली अफगानिस्तान की जानिब से काफ़ी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनकी जानिब से अभी होने वाले जितने जो अमल थे कि जिसमें पाकिस्तान का सोल सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, तो उस सिलसिले में कोई ठोस या ऐसा हौसला अफजा कोई जवाब आ नहीं रहा था। लिहाजा कल वहाँ पे साफियों से बातचीत हुई और उसमें इन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो वो KPK की सरजमीन पे होगी या फॉर दैट मैटर आर्सफाइल फाटा में होगी। तो लिहाजा तमाम लोगों को कि जिन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, दे शुड हैव द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ इट कि क्या वजह है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ गए हैं। तो इसलिए उनके साथ बातचीत की। अब उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, किस तरह अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी है उसका जिम्मेदार है और किस तरह से ठोस सबूत उनको देने के बावजूद वो इंडियन प्रॉक्सी बनने पे उनको कबूल है। फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तकरीबन 62,000 ऑपरेशन जो किए गए उनका जिक्र किया गया। 562 के करीब पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने जाने दी, उसका जिक्र किया गया। तकरीबन 1700 के करीब जो है वो ख्वारिजियों को मारा गया। तमाम अहाता, तमाम डाटा जो वो शेयर किया गया साफियों के साथ ताकि वो एक रियलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग कर सके इफ खुदा न खास्ता अगर मिलिट्री ऑपरेशन पे जाते हैं। अभी इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना कोई प्रायोरिटी है, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। उस सिलसिले के अंदर तुर्की की वजह से, तुर्किया, कतर और सऊदीया के कुछ इन्वॉल्वमेंट की वजह से तालिबान ने थोड़ी लचक दिखाई और उन्होंने दोबारा से बातचीत की है। अब 3 दिन पहले होने वाले जो हमारे उनसे डायलॉग हुए थे उसके बाद अभी मजीद एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है जो वेरीफाइबल भी हो और जो वायबल भी हो।
तो उस सिलसिले में हौसला अफजा चीजें हैं, लेकिन फिर भी अहमद साहब यकीनन कोई हौसला अफजा cautious किस्म चीज़ें की भी हैं, optimism मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और फिर वापसी का रुख इख्तियार कर लेते हैं। आखिर ये तालिबान रजीम चाहती क्या है, इनके मकासद क्या हैं? यकीनन ये तो हम जानते हैं कि पीछे इनके जो है वो इंडिया है, पुश्तपनाही इंडिया की हासिल है, लेकिन स्टिल अगर मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अभी की क्या वजह है? देखिए, इस वक्त तालिबान रजीम को इंटरनेशनली 2021 से लेकर अब तक किसी ने जो एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए इंडियंस ने अपने कार्ड्स को अच्छा चला और उनके वहां पे डेवलपमेंट में पैसे भी लगाए कि जिसमें उनकी प्रेसिडेंशियल पैलेस की कंस्ट्रक्शन है, वो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, चाबहार जो ईरानी पोर्ट है वहां से लेके काबुल तक सड़क बनाना और इस तरह की चीजें। अभी मजीद ये है कि $1 अरब का उन्होंने प्रॉमिस किया है वेस्ट की जानब से पाकिस्तान पर आबी जारियत मुसल्लत करने के लिए, और वो किस तरह से कि दरिया कुनहार और दरिया काबुल पर डैम बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो लिहाजा एज क्विड प्रो को, यानी यू स्क्रैच माई बैक स्क्रैच योर्स, उस तनाजर के अंदर का तालिबानी रजीम जो है, जिसकी पॉपुलैरिटी अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो जहां से पैसे मिलते हैं वो लेते हैं। तो लिहाजा उन्होंने इंडियन की प्रॉक्सी बनना कबूल किया। अब इंडियन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के हिसाब से भी जो चाणक्य को फॉलो करते हैं, तो चाणक्य कुटिल्या के तहत जो आपका इमीडिएट नेबर है वो आपका दुश्मन है, और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त है। तो लिहाजा पाकिस्तान इस तनाजर में आपका दुश्मन बनता है और अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त। तो लिहाजा एक प्रॉक्सी बनना जो है, जो कि इंडिया जो वानी जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट, यानी एक मर्सनरीज बनना, ये किराए के सोल्जर्स बनना उन्होंने कबूल किया, जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें तो टीटीपी जो है बेसिकली वो एक शाख नजर आती है अफगानी तालिबान की, क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो अमीर हैं उन्होंने तालिबान जो हैबतुल्ला जो है उनके अमीर उसके हाथ पे बैत कर रखी है। तो लिहाजा वो तालिबान उनको अफगानी तालिबान जो है जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं उनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं और एज ए लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो दुनिया में या तो एक्सेप्ट किए जा सके या फिर इंडियन जो प्रॉक्सी है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, उसको वो एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये मेन चीदा पॉइंट्स हैं कि जिसके बावजूद कि पाकिस्तान एक हमसाया मुस्लिम मुल्क है, तालिबानी रजीम ने प्रेफर किया कि वो इंडिया की गोद में जाके बैठे और वहां से बैठ के पाकिस्तान की जो है वो एंटी पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटीज कर। तो लिहाजा इस सिलसिले में जो है DGSPR ने बड़े तफसील से अपना डाटा भी शेयर किया, अपना मौक़िफ़ भी शेयर किया, और इससे पहले मशाइर और मलिक्स के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी अब से 4 रोज पहले वहां पे जाकर लोगों से मिल चुके हैं। तो लिहाजा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तमाम एफर्ट्स जो है वो की जा रही हैं, वो अपने अपने तय काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर फेल होती हैं तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री अपने मैंडेट के तहत अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए हैं, और द डे हमें गो अहेड मिलता है तो वील गो फॉर द बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने सही कहा कि प्रिपरेशंस जो हैं वो हमारी मुकम्मल है और हम हर तरह की सूरत हाल के लिए, बदतरीन सूरत हाल के लिए भी हम तैयार रहते हैं। सर, अब भारत की हम बात कर लेते हैं। मतलब चाणक्य की पॉलिसी जो है उसको तो फॉलो कर ही रहा है भारत, पाकिस्तान से दुश्मनी, अफगानिस्तान से दोस्ती, लेकिन हम अब डायरेक्ट भारत पर ही बात करना चाहेंगे कि क्या भारत को ये नहीं मालूम कि उसके अपने अंदर कितनी फॉल्ट लाइन्स हैं। देखा जाए तो बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की, खालिस्तान की आप देख लें, नागालैंड की जो तहरीक है वो इस वक्त जोरों पे है। तो मतलब भारत ये भूल गया कि अगर कोई और मुल्क जो है वो इसी तरह का गेम उसने खेलना शुरू कर दी उसके मुल्क के अंदर, तो फिर उसके अपने कितने टुकड़े हो जाएं। जी बिल्कुल, इंडिया के अंदर इसका 30 से ज्यादा वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें, जिसमें नागालैंड और जो नागालैंड और मणिपुर जो ऊपर साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर मौजूद है बांग्लादेश की सरहद के साथ, वो ऑलरेडी 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक किस्म का ऑलमोस्ट आजादी का ऐलान कर जी। अहमद सईद मन्नार साहब खुश के नाखून नहीं ले रहा, वो उसको जोर से और मिलिट्री ऑपरेशंस करके उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया चूंकि शदीद आइसोलेशन का शिकार है, वन तो अपनी लीवरेज बढ़ाने के लिए वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली जब भी उनके इलेक्शंस आते हैं, बिहार में इलेक्शंस बिल्कुल नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर होने वाले हैं और उसके बाद दिल्ली में होने वाले हैं, तो उससे पहले इस किस्म का प्रोपेगेंडा वहां पर किया जाता है कि जो एंटी पाकिस्तान वोट्स जो हैं बदकिस्मती से वो थ्रू मीडिया इस्तेमाल करते हुए जो है वो करते हैं। तो लिहाजा इस वक्त अगर वो कोई शरारत करना चाहता है, और स्पेशली इस बार DGSPR ने इसे कल कहा कि समंदर के रास्ते वो कुछ शायद इस तरह की एक्टिविटी करने की कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को डैमेज करने की तलाश में रहता है। तो अगर ये इलेक्शंस ना भी हो
तो अदरवाइज ऑल्सो वो अहमद साहब, पाकिस्तान को यकीनन डैमेज करने की कोशिश इलेक्शंस भी करता आ रहता रहे है। हैं और इंडिया कोई ना कोई इस तरह की प्लानिंग ज़रूर करता ही है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि हमें उससे कोई ऐसी तवक्को तो है ही नहीं कि वो बाज आ जाएगा। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं भारत के लिए बनी हुई है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंडिया आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, तो इंडिया के पास क्या अब ऑप्शन ही बस अफगानिस्तान बचा है? अपनी खिफत मिटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि और तो कोई उनके पास ना स्ट्रेटजी है, ना वो इतने स्ट्रांग है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है। बिल्कुल जी, देखिए मोदी किससे ताल्लुक है? बीजेपी, और बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल फेस है आरएसएस का, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, एक फाशिस्ट तंजीम है, और जो कि नाजीज़म से लीड लेती है। तो लिहाजा वो दुनिया ऑलरेडी उसके ऊपर एक नज़र रखे हुए थी। लेकिन वो चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है ऐसे तमाम मसनूआत के लिए जो कि यूरोप में और जो है अमेरिका में बनती हैं, तो इसलिए एक किस्म का उन्होंने कंट्रोल किस्म का जो है वो आंख ओझल की हुई थी। लेकिन जब से बदनाम ज़माना रॉ ने अपने पंजे गाड़े हैं कनाडा के अंदर और खालिस्तानी लीडरशिप को हिट किया है, इस जी। तरह न्यूयॉर्क में प्लॉट को अनफोल्ड किया गया, फिर यूके में किया गया, यूरोप में किया गया, कतर में किया गया, और अभी लास्ट ईरान के अंदर जब इसराइलियों ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो पता चला कि 150 से ज्यादा जो इंडियंस रॉ के जो एजेंट हैं वो बेसिकली मोसाद के साथ मिलकर जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। तो लिहाजा इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ इंटरनेशनली। तो इस वक्त इसके पास कोई ऑप्शन नहीं मासवाए इसके कि वो हजीमत मिटाने के लिए या तो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़े ताकि वो अपनी अवाम की जो टेंशन उसको डाइवर्ट कर सके। और चूंकि पाकिस्तान के साथ कन्वेंशन में जो उसको मार पड़ी है ऑपरेशन बनाने मरसूस में, तो अब उसके पास 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत एक एजेंडा रह जाता है थ्रू प्रोपेगेंडा 1, और सेकेंडली वेस्टर्न बॉर्डर में टेररिज्म करके पाकिस्तान को डैमेज करना। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना केस मुख्तलिफ कैपिटल्स में स्पेशली अमेरिका के साथ लड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल बड़ी कम मिलती होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान हैविंग सेड ऑल दिस, कोई हमको जारियत पसंद या ऑफेंसिव हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत जब भी खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी पे कोई हरफ आएगा तो फिर हम सोचेंगे नहीं, फिर जैसे डीजीएसपीआर ने हम सोचेंगे नहीं, फिर हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई या रिस्पॉन्स ऐसे होगा कि जिसका न्यू नॉर्मल जनरेट होगा और वो बहुत तकलीफ दे होगा और शदीद होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान की डिटरेंस इंटैक्ट है। अगर पाकिस्तान की डिटरेंस इंटैक्ट ना होती तो अभी इंडिया कब का ऑपरेशन बुनियान मरसूस का बदला लेने की कोशिश कर चुका था। लेकिन उससे पता है कि कन्वेंशनली पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के साथ जंग वो नहीं कर सकता, लिहाजा वो टेररिज्म का सहारा ले रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब, आपने अमेरिका का सर जिक्र किया और अमेरिका बाखूबी आगाह है कि भारत जो है वो कौन सी चालें चल रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। खित्ते में अमन की खातिर, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते में अमन की खातिर क्या अमेरिका कोई इस तरह का किरदार अदा कर सकता है कि अफगानिस्तान का जो मामला है जो उसकी डोरें भारत के हाथ में, भारत को इस तरह की कोई शटअप कॉल दी जाए जिससे ये मामला ऑटोमेटिकली जो है वो सेटल होने की तरफ जा सकता है? देखिए इस वक्त तो कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही दुनिया के अंदर, बिकॉज इंडिया आइसोलेशन के शिकार और उसके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म है। यस, सोल सुपर पावर होने के नाते अमेरिकन या प्रेसिडेंट ट्रंप से तवक्को की जा सकती है कि जैसे ऑपरेशन बुनियान मरसूद में जब हमने न्यू नॉर्मल रिस्पॉन्स का जनरेट किया था तो फौरन में ये लोग भागे थे अमेरिका की जानिब और सीज फायर की जो है वो रिक्वेस्ट की थी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप काफी दफा क्रेडिट भी ले चुके हैं और वो 12 दफा जो है वो 7 जहाज डाउन होने की बातचीत भी कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त ग्लोबल विलेज है दुनिया, हम सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। तो लिहाजा जो अमेरिकन के भी अपने इंटरेस्ट भी हैं कि इस खत्ते में अमन रहे। तो लिहाजा अगर कोई मिलिट्री एडवेंचर जो पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएट, मुझे उम्मीद है कि हम नहीं करेंगे, मासवाए इसके कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जिसमें हम प्रीएम्प्टिव या प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की तरफ जाएं। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो हैं या दीगर जो ताकतें हैं दुनिया की, स्पेशली रशिया और चाइना भी, वो इस खत्ते के अंदर जंग के हामी नहीं होंगे। तो लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि वो बीच में पड़ेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हमने अपनी साथियत और मुख्तारी देखनी है। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर समझती है मिलिट्री स्ट्रेटजी को देखते हुए तो यकीनन अहमद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी अपनी सालिमियत के लिए हमें खुद से फाइट करनी है, अपने दिफा के लिए हमें खुद से जो है आगे आना होगा मैदान में। तो वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि अगर तालिबान रजीम देखें, इनकी तो पॉलिसी ही जारहाना है। अगर वो मुतालिबात मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, जहां तक हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, डे 1 से हम इंडिया को पढ़ते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से लेके जिस रैंक में लोग होते हैं, हम इंडियन सेंट्रिक हमारी अफवाज हैं क्योंकि ईस्ट की जानिब से थ्रेट इवॉल्व होती है। लेकिन
1979 के बाद जब रशिया ने यूएसएसआर ने यहाँ पे अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो टू फ्रंट वॉर सिनेरियो की बड़ी जो है बातचीत की गई। एज ए कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कन्वेंशनल लेवल के ऊपर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर, जैसे भी आपने इब्तिदाइया में कहा, 1500 से ज्यादा हमारी वेस्टर्न बॉर्डर की सरहदें हैं जो ईरान और इधर अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, तो उसके ऊपर भी हम वक्त तैयार हैं कन्वेंशनल लेवल के ऊपर। उसकी कोई हमें फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसकी भी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट कन्वेंशनल लेवल के ऊपर चूंकि वेपन्स की लिथैलिटी और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन इस कदर है कि कोई कन्वेंशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का मिलिट्री एडवेंचर करने से पहले 10 दफा सोचेगा। तो उसके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? प्रोपेगेंडा, और सेकेंडली जो है वो टेररिज्म। तो टेररिज्म में आपने देखा कि पाकिस्तान 2000 सर बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है प्रोपेगेंडा के हवाले से। तो अफगानिस्तान का भी ये प्रोपेगेंडा है कि जो पाकिस्तान की सरजमीन है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में हमलों के लिए, जिसका DGISPR ने जवाब दिया और तरदीद की है कि ना हम अपनी सरजमीन देते हैं और ना यहाँ से कोई जाकर अफगानिस्तान के अंदर कोई किसी और मुल्क के लोग हमलावर होते हैं, ड्रोन्स के ज़रिए हो या किसी भी ज़रिए से हो। तो सर अब अफगानिस्तान का तो मेन कंसर्न ही ये है, इसको जब दूर कर दिया गया है और इस पर ऑन रिकॉर्ड जो है हम ऑफ़र भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान चाहे तो तहकीकात करा सकता है। जैसे पहलगाम वाला वाक़या था तो हमने भारत को भी ऑफ़र की थी, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल सबूतों के साथ बात करते हैं। तो इनका कंसर्न तो दूर हो गया है, अब इनके कंसर्न्स हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने के लिए इंडियन प्रोपेगेंडा साथ लेके चलते हैं। उनके अगर कौमी चैनल्स को भी देखें, जो उनके टीवी चैनल्स हैं, उस पर जिस तरह की एंटी पाकिस्तान मुहिम चलाई जाती है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की बौछार की जाती है, वैसे ही जैसे कि इंडियन टीवी जो न्यूज चैनल्स है वो लगाते थे, तो लिहाजा वही प्ले बुक यहाँ पर जारी है। जहां तक इस इल्जाम का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई अमेरिकन ड्रोन्स उड़ते हैं, तो आजकल के दौर के अंदर कोई चीज छुप नहीं सकती है। अगर कोई अमेरिकन ड्रोन किसी बेस से अगर उड़ते भी, तो आपके चैनल्स हो गए या इंडिपेंडेंट जितना सोशल मीडिया वाले होते, वो इस वक्त तक इसको कवरेज अपनी ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए वो कर चुके होते। तो लिहाजा इस वक्त अगर स्ट्राइक्स हमने की भी हैं तो वो हमने खुद की हैं और हॉट परसूट ऑपरेशन के तहत की हैं। कोई अमेरिकन का यहाँ पर अमल दखल नहीं है। हाँ, अमेरिकन की कैपेसिटी जो उनका डियो गार्सिया के अंदर इंडियन ओशन में जो आइलैंड के ऊपर से बैठ के अगर करना चाहें तो वो शायद वो डिटेक्ट भी ना हो सके। तो लिहाजा इन तमाम तनाज़ुर के अंदर एक ऐसी खुद साख्ता प्रोपेगेंडा है जो कि अफगानी जो है इंडिया की ज़बान बोलते हुए वो पाकिस्तान पे इल्जाम रखते हैं। यकीनन खुद साख्ता प्रोपेगेंडा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिन आपके वक्त का, और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, यकीनन हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान अमन की बात करता है, पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात की बात करता है, लेकिन अगर हम मुतालिबात मान भी रहे हैं तो भी अफगान तालिबान रजीम जो है वो एक प्रोपेगेंडे पर गामजन है, और वो जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसी को लेकर चल रहे हैं। और हमारा भी ये मुतालिबा है कि जी हम जो अफगानिस्तान है या सरहदें हैं वो हम इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल की जाए, दहशतगर्दी को रोका जाए, और ये मुतालिबा भी अमन का है, और ये किसी भी मुल्क का यही मुतालिबा होगा। वो अमन चाहता है, खित्ते में अमन चाहते हैं, तो खित्ते की अमन की बात की जाए तो यकीनन तमाम ममालिक को मिल बैठना चाहिए और मिल बैठना चाहिए। महम वो तो बात की बात है, लेकिन हमें अपने अंदरूनी मामलात जो हैं सियासी सतह पर भी आप देख लें, मतलब जितने सियासी सरबराह हैं जमातों के या फिर कबायली सरदार हैं, सरबराह हैं, सबको पाकिस्तान के झंडे के तले जो है वो मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारी सफ़ों में दरार पैदा करना चाह रहा है और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन उसके हाथ जो हैं वो अब रोके भी जा रहे हैं, काटे भी जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो हैं वो मुत्तहिद होकर दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब दें, वरना वो ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क का अमन बल्कि पूरे खित्ते का जो अमन है वो भी तार तार कर सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, और ज़ुबान सिर्फ इब्लाग का ज़रिया नहीं बल्कि कौम की शिनाख्त, उसकी सकाफ़त और फ़िक्री तरक्की की बुनियाद है। और जब ज़ुबान टेक्नोलॉजी और मुआशरत से जुड़ती है तो इल्म, तहक़ीक़ और तरक्की के नए दौर खुलते हैं। इसी तनाजुर में लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 11वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के शोबा इंग्लिश, लसानियात और मुतालिका उलूम के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़्क़िद होने जा रही है।
आलमी सतह की ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के माहिर लिसानियात, असातिज़ा और मुहक्किकीन को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमरीका, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रही है ताकि वो ज़बानों की पॉलिसीज़, उनके इस्तेमाल, जबकि मादरी, सकाफती, गैर मुल्की और अंग्रेज़ी ज़ुबानों की तालीम के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल कर सके। इस साल कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी मौजू है वो नहायत असरी और बसीरत अफरोज़ है। लैंग्वेजेस intersecting technology and society under calls for internationalization, inclusive development and sustainability, यानी ज़ुबानों, टेक्नोलॉजी और माशरत का मिलाप है। बैनुल-अक़वामी हम आहंगी, जामे तरक्की और पायदारी के तनाज़ुर में इसी अहम मौजू पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा ज़की, शोबा इंग्लिश, लसानियात और मुतल्लिका उलूम, NED यूनिवर्सिटी कराची। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि साल के मौजू के हवाले से और ज़ुबान, टेक्नोलॉजी और माशरत का मिलाप का जो उन्मान है, ये इंतखाब किन अवामिल के पेश नज़र और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर किया गया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सुनो न्यूज़ के तवस्सुत से मैं आपको, माहम और उज़ैर साहब, आप दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले कि आपने हमें मौका दिया, हम इतनी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को आपके प्लेटफॉर्म से आपके नाजरीन तक पहुँचा सके। लैंग्वेज, जैसे आपने अभी कहा है, ज़बानें इंतहाई ज़रूरी हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बदकिस्मती से हमने अपनी ज़बानों के लिए, जो हमारी 74 ज़बानें हैं पाकिस्तान की, उनके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। 2050 में आप देखिएगा, ऑलरेडी हम कह रहे हैं दुनिया की 50% ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हम इतनी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज या बड़ी ज़ुबानों की तरफ जा रहे हैं और छोटी ज़ुबानों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो कॉन्फ्रेंस की, जैसे आपने अभी थीम बताई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि जब आपने दुनिया के साथ कनेक्ट करना है, ग्लोबलाइजेशन पे जाना है, तो खाली इंग्लिश ज़बान नहीं चाहिए आपको बाकी ज़बानें भी चाहिए। और इसी तरह आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको अपनी ज़बानें भी चाहिए होंगी। तो इन सबको हम कैसे एक साथ लेके चलें, हम एक लैंग्वेज को हासिल करते हुए दूसरी लैंग्वेजेस को भूल ना जाएं, छोड़ नहीं दें, जिसको हमारे लिंग्विस्टिक की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं लैंग्वेज शिफ्ट। तो लैंग्वेज शिफ्ट जब होगा, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगे, बड़ी लैंग्वेज पे, तो आपकी छोटी सारी ज़बानें, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट ज़बानें हैं, उसके अंदर भी आपका सारा नॉलेज स्टोर हुआ हुआ है, आपकी आइडेंटिटी स्टोर हुई हुई है, आप कहाँ से चले और कहाँ से आए, ये हमने सब उसमें स्टोर किया हुआ है। यकीनन साजिदा साहिबा, हमारी बुनियादें, हमारी जड़ें हैं और हम अपनी इलाकाई ज़ुबानों को भूल कर कहीं ना कहीं सो कॉल्ड वो जो बर्गर बच्चे बनने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश को समझते हैं कि बहुत ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और एलीट ज़ुबान समझने की हम कोशिश करते हैं। और हम सबको यही कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश बोले, समझने की बहुत, जी, वो जो दूसरी ज़ुबानें उनको अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो साजिदा साहिबा, क्या समझती हैं जो डिजिटल दुनिया में है, जहाँ हम मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ इंसानी ज़ुबानों का कोई मुस्तकबिल आपको नजर आता है इस सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल। देखें, जैसे ही डिजिटाइजेशन की तरफ हम गए हैं, वहाँ से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम अपनी ज़बानों को डिजिटाइज कर सकते हैं और जब आप अपनी ज़बान को डिजिटाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ज़बानें दूसरी ज़बानों को मिल जाएंगी बोलने वालों को। तो इसलिए हम लैंग्वेज शिफ्ट को बहुत जो तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको टेक्नोलॉजी के साथ हम रोक सकते हैं। हम अपनी सारी ज़बानों को डिजिटाइज करके हम हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और इस प्रिजर्वेशन के थ्रू आपका सारा जो लिटरेचर है, आपकी पोइट्री है, आपकी हर चीज़ प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, जिससे दुनिया के हर इंडिविजुअल को एक्सेस होगा। जो सीखना चाहे, जब सीखना चाहे, जैसे सीखना चाहे, जैसे उससे लुत्फ अंदोज होना चाहे। याद रखिए, ज़बानें सिर्फ हमारा एक टूल नहीं है जिससे हम कोई साइंसी तहकीक कर सकें। ज़बान वो भी है कि हम अपने आइडियाज़ को, अपने अफकार को आगे बढ़ा सकें। हम अपनी कोई बहुत ही पर्सनल जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा सेंटिमेंट है, इमोशन है, उसको भी हम आगे पहुंचा सकें। तो इसमें इसलिए हमारे लिए लिटरेचर भी साथ लेके चलना है, हमने अपनी सोशल कहानियाँ भी साथ लेके चलनी है और हमने अपने सोसाइटी के साथ साथ हमने ग्लोबल वर्ल्ड को भी अपने इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब ज़बानों को लेकर चलना है। यहाँ मैं आपकी बात, आपने जो कहा है कि हम क्यों नहीं अपनी ज़बानें, इसमें देखें इंग्लिश का इतना कसूर
दूर नहीं है जितना हमारा खुद का खुद का है, हम exactly. क्यों समझते हैं कि इंग्लिश बोल के ही हम बड़ा साबित कर सकते हैं अपने आप को, इंटेलिजेंट साबित कर सकते हैं, पढ़ा लिखा बाशऊर समझ सकते हैं या समझा सकते हैं दूसरों को। ये सारा काम हमारी अपनी जबानों में भी करना चाहिए। बदकिस्मती है कि हम अपनी जबानों में सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करते हैं, फक्कड़पन Yes, क्रिएट करते हैं, yes. तंज करते हैं, हम झगड़े करते हैं। हमें अपनी ज़बानों में इतनी गहरी हमारी शायरी है, इतना गहरा हमारा हिस्ट्री है, हमारे पास फिलॉसफी है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को आगे बढ़ाते? आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर भी और आम हमारे रोज़मर्रा में भी हम हमेशा स्विच करते हैं उर्दू टू अ लोकल लैंग्वेज, जो हमारी मकामी ज़बानें हैं, जब हमें कोई मजाक उड़ाना होता है, मजाक करना होता है। ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। सोसाइटी के अंदर हम खुद प्रोफेसर साहिबा अपनी एक बिल्कुल आप सही ideology- फरमा रही हैं। ये भी ज़रा इस पर भी कमेंट आपका मैं चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने ज़ुबान के फ़रोग में आप क्या समझती हैं, कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है? किन पहलुओं पर खदशात जो है मौजूद हैं, उन्हें दूर होना चाहिए? टेक्नोलॉजी ने देखें लैंग्वेजेस को इंडिपेंडेंट कर दिया है। पहले हम ज़माने में समझा करते थे कि लैंग्वेज आपको कोई आकर देगा, तरसील करेगा। जैसे हमारे पास हमारे ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनाइजर्स आए और उन्होंने हमें इंग्लिश ज़बान दी। आज का बच्चा ब्रिटिशर्स से नहीं ले रहा वो ज़बान, वो कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा, वो ज़बान को ले सकता है। इसी तरह अगर लेट से आज जिस तरह हमारी एक कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर है मलेशिया से, वो सिंधी स्पीकर की सिंधी लैंग्वेज की एक्सपर्ट हैं। आप मुझे बताइए, मलेशिया में भी सिंधी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, और अगर मलेशियंस जो सिंधी डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ आम सिंधी लैंग्वेज नहीं उनको मिल रही है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या वो अपनी ज़बान से कनेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वो अपनी ज़बान बोलने वालों कम्युनिटीज़ के साथ, जो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, वो इंग्लैंड में हो सकती हैं, यूएस में हो सकती हैं, पाकिस्तान में हो सकती हैं, इंडिया में हो सकती हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो मैं ये समझती हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे मुहक्किकीन इस बात पे अग्री करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें एक मौका फराहम किया है कि हम अपनी लैंग्वेजेस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, हम उनकी तरवीज कर सकते हैं, हम उनको उनकी अच्छी बेहतर अंदाज से प्रोफेसर साहिबा, तरवीज का एक ये भी एक तरीका मेरे ज़हन में आ रहा है कि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मशहूर ज़माना तराना है, तो हम वो देखते हैं कि वो बैरून मुल्क तकरीबात में वहाँ पर गोरे मौजूद हैं, तो वो भी उस पर झूम रहे होते हैं, वो भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, गो के उसको समझ नहीं रहे होते। यानी ये देखें, इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रही होती है, इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा होता है लोगों का उस पर। नहीं, इससे आप हमारे कोक स्टूडियो को भी मैं रेफर करना चाहूंगी। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि उसने बहुत नई जनरेशन जो कि बिल्कुल इन जबानों से कनेक्टेड नहीं थी, उन सब यूथ को दोबारा उनकी जबानों के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो इक्वली, चाहे उनकी जबान है नहीं, वो पाकिस्तान की तमाम जबानों को एंजॉय कर रहे हैं और गाने याद भी करते हैं। ऐसे गाने याद भी हो जाते हैं बच्चों को, बच्चे बहुत शौक से गाते हैं। यकीनन साजिदा साहिबा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे यकीनन जो ज़ुबान है, आपके एहसासात, जज्बात का इजहार जो है आपकी ज़ुबान से होता है, और आप कनेक्ट ही तब करते हैं जब आपको समझ आती है, और अपनी ज़ुबान को तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे कसीर लिसानी मुल्क में ज़ुबान की पॉलिसी बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास 3 टियर्ड पॉलिसी मौजूद है। हम अपनी इंग्लिश, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है, उसके बगैर हम ग्लोबल सिटीजनरी में शामिल नहीं हो सकते। हम कंटेम्प्रेरी जो आपकी डिजिटल टूल्स हैं, साइंस है, रिसर्च है, इसको आप नहीं हासिल कर सकते। तो दैट इज़ वेरी मच देयर इन आवर पॉलिसी। उसके अलावा आपकी जो लोकल लिंगुआ फ्रैंका है, 74 कम्युनिटीज़ को जोड़ने वाली ज़बान, वो उर्दू है। आपको एक कॉमन लैंग्वेज, ब्रिज लैंग्वेज देनी होती है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम रीजनल लैंग्वेजेस को कहा गया है कि आप उनको खुद आइडेंटिफाई करें और उनको डेवलप करें। तमाम रीजन्स को, प्रोविंसेस को ये मैंडेट दिया गया है। अब ये सिर्फ हम सब के ऊपर मुनहसर है, जो हम इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी लेवल पे हैं। हमें समझना होगा कि एक ज़बान बिल्कुल आपका एक टूल है। अगर आपके पास आज आप बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आपके पास मल्टीपल टूल्स होने चाहिए। आप क्यों मल्टीपल टूल्स रखेंगे? क्योंकि आप उससे डिफरेंट कम्युनिटीज में कनेक्ट कर सकें। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़, कि एनईडी यूनिवर्सिटी का लिसानी तहकीक और इस तरह के डायमेंशंस में हमेशा क्या रोल रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होना जा रही है, इससे मुतालिक भी जो है वो ज़रा बता दें हमारे देखने वाले।
देखिए एनएडी एक तो हमें बहुत ही कॉमन सी बात है कि हमारा 105 साल पुराना ये इदारा है और ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान विद अ वेरी लार्ज ग्लोबल प्रेजेंस। दूसरी चीज ये है कि इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च की है और ये फार साइटेड यूनिवर्सिटी रही है। आने वाले हालात के लिए ये हमेशा बहुत पहले से सोचते हैं। तो यही हमने किया था कि 2013 के अंदर हमने देख लिया था कि लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होने जा रही है, क्योंकि अब हम जब डिजिटलाइज वर्ल्ड में और एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। आज अगर मैं कहूँ कि हम वाहिद यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान की जिसने मैंडेटरी CPEC के अंडर मैंडेटरी फॉरेन चाइनीज़ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, पहली यूनिवर्सिटी। आज हम 7 इंटरनेशनल ज़ुबानें ऑफ़र करते हैं हमारे बच्चों को, ताकि वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जाकर उनको मौका मिले रिसर्च करने का, आगे अपनी तालीम बढ़ाने का, तो उनके पास वो टूल और वो टंग मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की बहुत सारी पहली स्टडीज़ हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी इंग्लिश, यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश को जानते हैं। अब हम ये चीज़ समझ नहीं सकते कि दुनिया में बहुत सारी इंग्लिशेस हो गई है। इंग्लिश इज़ अ फैमिली नाउ। तो पाकिस्तानी इंग्लिश भी है, जैसे कि सिंगापुरियन इंग्लिश है और जैसे कि इंडियन इंग्लिश है। तो हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के हमारी एक PhD स्टूडेंट रिसर्च कर रही हैं जो पाकिस्तानी स्पोकन इंग्लिश का पहला कॉर्पस डेवलप करेगी। इसी तरह हमने पाकिस्तानी इंग्लिश के जर्नी को मैप करने के लिए पहली रिसर्च की है स्नाइडर्स डायनामिक मॉडल के ऊपर भी पाकिस्तान में। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की वो पहली स्टडीज हो रही हैं जो कि नहीं है। लास्ट ईयर हमने साउथ एशिया और उसका मसला कि इंग्लिश एज अ मीडियम। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि फार साइटिंग जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है, दूर अंदेशी जो है वो होनी चाहिए और पहले से तैयारी करनी चाहिए, आपको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और बिल्कुल NED जो कि 105 साल पुराना इदारा है वो इसमें पेश है और बिल्कुल जो आने वाले हालात है उनको भांपकर उसके मुताबिक तैयारी कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, बड़ी जबरदस्त बात है। थैंक यू सो मच। यस, और जैसे कि कहा जा रहा है ना कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को बहुत फॉलो करते हैं, तो पाकिस्तानी इंग्लिश भी होगी तो एक्सेंट का मसला भी नहीं रहेगा, वरना एक्सेंट पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, क्या देसी एक्सेंट है। तो भाई इंग्लिश बोलना और बात समझाना मकसद होता है, एक्सेंट से इतना कंसर्न नहीं होता। लेकिन यस, ज़बानें जो हैं वो हर तरह की ज़बान आनी चाहिए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन से बेहतर हो सके। आगे आने वाले मुस्तकबिल में जब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सारा दौर होगा तो ज़ुबान हर किस्म की आएगी, तो ही आप डिक्टेट भी कर सकेंगे, AI को कमांड दे सकेंगे आप और फिर वो आपको सही जवाब भी दे सकेगा। लेकिन अपनी जो आपकी मादरी ज़ुबानें हैं, सकाफती ज़ुबानें हैं, उन पर भी फ़ख्र फील करें और उन्हें भी जो है वो रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल किया करें। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा कुछ और मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम रोज़ाना तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं, और कभी दूध, कभी अंडे, कभी गंदम और कभी ड्राई फ्रूट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं आम ग़िज़ाओं से कुछ लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। किसको अंडा खाने से सांस लेने में दिक्कत होती है, और किसी को हम देखते हैं कि दूध से खारिश और सूजन, और कुछ अफराद को तो गंदम या मूंगफली से भी शदीद एलर्जी जो है वो हो जाती है, जिसके रद्द-ए-अमल में हम देखते हैं खुराक आपको मुझे पीनट से होती है। मतलब मैं पीनट खाऊं तो मेरा गला खराब होता है। आखिर ऐसा होता क्या है? क्या हर ऐसी कैफियत फूड एलर्जी कहलाती है या फिर फूड इंटॉलरेंस, यानी जिस्म का हाजमे के जरिए रद्द-ए-अमल एक अलग मामला है। तो आज हम बात करेंगे फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस के फ़र्क के हवाले से, इसकी अलामात, वजूहात और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि बच्चों में ये मसला बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा क्यों देखा जाता है, और अगर किसी को फूड एलर्जी हो जाए तो वो अपनी ग़िज़ा को कैसे मुतवाज़न रख सकता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आमना। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, सबसे पहले तो मेरे मसले का हल बता दें, फिर हम आपसे पूछते हैं कि फूड एलर्जी क्या है, इंटॉलरेंस क्या है। मतलब मूंगफली खाने में क्या मसला है, मेरा गला क्यों ख़राब होता है उससे?
देखिए जिस तरह आपने कहा कि फूड एलर्जी एक डिफरेंट चीज़ है, फूड इंटॉलरेंस एक Intolerance, डिफरेंट okay. चीज़ है। तो स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो हैं वो हर बंदे को डिफरेंट तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। जिस तरह पीनट का आपने जिक्र किया, तो ये बहुत कॉमन एक एलर्जी है। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ यानी हाँ कि काफी बिल्कुल, लोग, आप ठीक, फिर परेशान ठीक। ना हो। और इसका आगाज़ जो है ना वो बहुत अर्ली एज में होता है। जैसे जब बच्चा कोई भी 6 महीने का होता है, तो वहाँ हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पीनट के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी कि कुछ माएँ जो हैं वो कहती हैं कि नट्स हेल्दी हैं, सुनती हैं कि वो बच्चों को देने चाहिए, ओमेगा 3 है, तो वो 6 मंथ्स में ही वो किसी ना किसी खाने में डाल के नट्स क्रश करके दे रही होंगी। लेकिन आप दें, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप देख लें, क्योंकि पीनट एलर्जी कॉज करते हैं। तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कराएं, बॉडी का रिएक्शन देखें किस तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही है, और फिर उसकी आप डोज बढ़ा सकते हैं। अच्छा आमना, ये तो होगी ना बच्चों की बात, लेकिन बड़ों में अगर हम देखें तो इब्तदाई तौर पर क्या अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं कि पता चल सके कि ये फूड एलर्जी है इससे? हाँ, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में मेन जो डिफरेंस है ना वो है इम्यून सिस्टम का, कि आपकी जो फूड एलर्जीज होती हैं उसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने कोई चीज़ खाई जो कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, तो वो आपका इम्यून सिस्टम उसको जाके डिस्टर्ब करेगी और वो केमिकल्स रिलीज करेगा और फिर वो साइंस और सिम्टम्स शो करेगा। लेकिन जो फूड इंटॉलरेंस है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपके जो प्रोसेसेस हैं बॉडी के, जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म का हमारा प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब होता है। तो फूड इंटॉलरेंस में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व है कि डाइजेस्ट सही तरह से नहीं हुआ, खाना अब्जॉर्ब सही तरह से नहीं हुआ, मेटाबॉलाइज सही तरह से नहीं हुआ। तो ये दोनों में बेसिक फर्क अच्छा है। आमना, ये तो आपने डिफरेंस बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। मुझे ये भी बताएं कि अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, जिस तरह मैंने अगर अपनी एग्जांपल दी है, अब हमको भी हो सकता है किसी चीज़ से हो या ना भी हो। मुझे इंसानों से थोड़ी बहुत है, खाने से कोई एलर्जी ये सबसे खतरनाक एलर्जी है। अमेज़न के जंगलात की ऑप्शन अच्छी है, वो उस बारे में सोच सकती हैं ये मैम। अच्छा, तो इसमें ये हो सकता है कि वो फिर स्पेसिफिक जो डाइट है या वो चीज़ है किसी और फॉर्म में दे दी जाए। मतलब अगर किसी को पीनट सूट नहीं कर रही लेकिन पीनट बटर उसको सूट करता है, तो वो उस फॉर्म में तो ले सकता है उसको। उज़ैर, बिल्कुल ये आपने बड़ी अहम बात की है इसमें। अच्छा, जिन लोगों को फूड एलर्जीज होती है ना, उसको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फूड एंड सिम्टम रिकॉर्ड, यानी कि उनको 2 हफ्ते का पूरा अपना एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है। उसमें आपने लिस्ट डाउन करना है कि 2 हफ्ते में जो जो चीज़ें आपने खाई हैं और साथ साथ उसके सिम्टम्स के, वो खाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम कॉज हुई है। तो ये आप 2 हफ्ते का, जैसे आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर भी कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर जिनको है तो वो अपना पूरा चार्ट बना के लाएं। तो इसी तरह आप किसी कंसल्टेंट जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके पास आप जाएं, क्योंकि ये फूड एलर्जीज जो ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे आपने कहा गला ख़राब हो जाता है, इस तरह बहुत सारे लोगों को एस्थमा जो है वो ट्रिगर हो जाता है, खांसी हो जाती है, मीग्रेन हो जाता है। तो आपने पूरा ये चार्ट बनाना है और फिर किसी आमना जरा ये बता भी दें, कुछ का तो हमने बताया, जैसे अंडे हो गए, दूध हो गया, पीनट हो गई, और कौन कौन सी चीजें हैं जो एलर्जिक कॉज कर रही होती हैं? गंदम, अंडा और दूध, ये 3 हमारे हालांकि बेसिक फूड आइटम्स हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो एलर्जीज हैं वो इन्हीं की हैं। फिर नट्स हमारे, जिस तरह से आपने जिक्र किया। तो ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक है, उसमें ये है कि आप हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे अगर आपने कहा पीनट है तो आप पीनट बटर ले लें। इसी तरह गंदम है तो गंदम के अलावा हमारे पास कीनोआ है, बाजरा है, ये सारी चीजें, जौ है, तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये मेन चीज़ें जहाँ से आपको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं। अगर आप इनको टोटली अवॉइड कर देंगे तो डेफिशिएंसी। ये दूध के हवाले से जो बात, कल भी हम दूध के हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो रही है। जो लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि 70% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये बात कितनी दुरुस्त है? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है, क्योंकि इसका एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं क्लियर आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस की जहाँ तक बात है, तो आपके बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है। आपके दूध में लैक्टोज होती है, उसको मेटाबोलाइज करता है। तो अगर वो एंजाइम की कमी है, लैक्टेज एंजाइम की, तो ये इंटॉलरेंस होगी। तो इसका ताल्लुक ज़्यादा एंजाइम से है, ना कि दूध से। तो वो आपको प्रॉपर टेस्ट करवाना पड़ेगा, उस एंजाइम का ट्रीटमेंट या मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप उसमें दूध छोड़ के बैठ जाएं। अच्छा हम ना ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि कुछ लोगों को एलर्जी नहीं होती है, बस एक फोबिया होता है कि ये चीज खानी नहीं, साइकोलॉजिकली। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो दही खाते ही नहीं है, उनको दही से प्रॉब्लम है और वो दही को देख भी नहीं सकते, कि पास भी नहीं होना चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम? कुछ लोगों को केले से हो जाता है, वो कहते हैं हम खाते तो हमारा गला। तो नो डाउट के साइकोलॉजिकल है, लेकिन
सिम्टम्स तो आपको शो हो जाते हैं ना, फील हो जाता है। जैसे उज़ैर ने कहा कि इनका गला ख़राब हो जाता है, या कुछ लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को स्टमक के इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग या स्टमक पेन। तो ये सिवियर सिम्टम्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर ये हो रहा है देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको ये रिएक्शन कॉज कर रही है। क्योंकि पेन होना या सर में दर्द होना कुछ खाने के बाद, दिस इज नॉट नॉर्मल। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई खा रहा और उसे पता ही ना हो कि मुझे तो इस चीज़ से एलर्जी है। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने वो जिक्र किया कि आपको चार्ट बनाना पड़ता है 2 हफ्ते का। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे हो रहा है और आप शक में मुब्तला हैं कि पता नहीं मुझे एलर्जी है या नहीं, तो पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाएं और उसके बाद किसी तो आमना, एक्सपर्ट अगर से ये कंसल्ट करें। इस तरह से हो जाए और एक्सपर्ट आप हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो हमें ये बताएं कि फिर क्या आप सजेस्ट करती हैं, उसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन बनाती हैं, या फिर किस तरह से उस चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं? डेफिनेटली उसमें हमें फिर दूसरी ऑप्शंस की तरफ स्विच करना पड़ता है। जैसे अगर किसी को दूध और दही से एलर्जी है, तो अब उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर आप दूध दही लेना छोड़ देंगे तो आपको फिर डेफिशिएंसीज होंगी। तो उसमें एक तो ये कि फिर हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रिकमेंड करने पड़ते हैं। इस तरह फिर हमें दूसरी जो ऑप्शंस है विटामिन डी या कैल्शियम की, वो बतानी पड़ती है कि आप अपनी डाइट में चिया सीड्स ऐड कर लें, फ्लेक्स सीड्स ऐड कर लें, आपको वो अच्छी सोर्स है कैल्शियम की। इसी तरह मार्केट में कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स हैं, तो आप वो ले लें ताकि वो आपकी डेफिशिएंसीज ना हो। इसी तरह अगर किसी को, मैंने इस तरह वीट के हवाले से बताया कि गंदम से है, तो फिर वो दूसरी हेल्दी ऑप्शंस हम रिकमेंड करेंगे। सो इस तरह से हम ये कि आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो। सही। अच्छा आमना, ये जो फूड एलर्जी है ये वक्त के साथ साथ कम हो सकती है या मुस्तकिल होती है और फिर उम्र के साथ बढ़ती है, या मसला बहुत बड़ा हो जाए? अब ये डिपेंड करता है। वैसे तो 80 to 90% नेचुरली आउटग्रो आप कर जाते हैं जैसे से। और बच्चों में आपने देखा होगा कि एलर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट्स हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी इमेच्योर होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो वो जो एलर्जीज़ हैं वो इम्यून सिस्टम को उनके ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसी तरह बच्चों की जो स्टमक की लाइनिंग है वो भी डेवलप हो रही होती है, वो इतनी थिक नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स उसमें से ईजिली पास आउट कर जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों में ये कॉमनली होता है। जैसे जैसे आप एज के साथ साथ ग्रो करते जाते हैं तो फिर ये रिजॉल्व खुद ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होती, क्योंकि हर एक का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। तो फिर उसमें आपको किसी एक्सपर्ट से रब्ता करने की ज़रूरत है। तो कुछ केसेस में आप ना ये बता रहे हैं कि उम्र के साथ साथ ये ठीक भी हो जाती है, और कुछ में मतलब आप समझ लेंगे टिल लास्ट ब्रेथ जो है ये चलती है आपके साथ। बिल्कुल। अब उसमें हमें यही इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये मुस्तकिल रहती हैं, उसमें ट्रीटमेंट यही है मैक्सिमम कि आप इसको अवॉइड करें। जो भी फूड्स आपको एलर्जीज कॉज करें उनको आप अवॉइड करें। अब बल्कि कुछ थेरेपीज ऐसी साइंस की एडवांसमेंट के साथ साथ निकल रही है, जैसा ओरल थेरेपी है, स्किन पैच थेरेपी है, सबलिंगुअल थेरेपी है। वो उसमें ये होता है कि आपकी ज़ुबान के नीचे वो जो चीज़ एलर्जी कॉज करिए थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस कराते हैं, मेडिकल सुपरविजन होती है, और वो चेक करते हैं किस तरह से आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है। या फिर वो एक पैच प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें वो एलर्जन ऐड करते हैं और वो स्किन के ऊपर पैच टेस्ट करते हैं। सही। तो इस तरह की कुछ आ रही हैं, लेकिन आई थिंक उसमें अभी फ्यूचर में टाइम लगेगा। तो बेहतरीन इसका यही है कि मतलब ये डिडक्ट करने के लिए भी टाइम लगेगा कि बाकायदा इस हवाले से कोई टेस्ट नहीं है कि पता चल सके, खुद डिडक्ट कर लेते हैं। हाँ, और ट्रीटमेंट की भी मैं बात कर रही हूँ कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप अवॉइड करें चीज़ें और हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ अच्छा, कुछ केसेस मैंने इससे देखा है कि बच्चों को ना हम बहुत हेल्दी खिलाने के चक्कर में ना देसी घी भी खिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं, वो कितना हार्मफुल है? मैंने जैसे अभी शुरू में भी ये बात की थी कि जो चीज़ आप शुरू में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, टाइमिंग और क्वांटिटी, कि क्या चीज़ आप किस वक्त और कितनी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो ख़ास तौर पे पहली दफ़ा माएँ बनती है बड़ी कॉन्शियस होती हैं बच्चों की डाइट को लेके कि हर चीज़ हेल्दी जो है वो दे दो। लेकिन अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अभी जो बच्चा है उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो किस तरह से किस चीज़ की बॉडी उसकी रिएक्ट करेगी वो आपको नहीं पता। तो वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और किसी से अगर आप एक दफ़ा हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर बच्चा, तो वो अच्छा रहता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त का। और फूड एलर्जीज के बारे में हमने जाना है, और ये मेरे लिए भी बड़ी हमारे साथ भी एक ऐसा बंदा बैठा है जिसको फूड एलर्जी, और यकीनन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको फूड एलर्जी है या इंटॉलरेंस है, तो उनके लिए जी हमने हल तलाश कर लिया है। अपनी डाइट को देखें क्या चीज़ आपको उनके लिए हल तलाश कर लिया, और माम ने अपने लिए अमेज़न का जंगल जो है वो तलाश कर लिया। नहीं, मैंने कहा कुछ इंसानों से, हर इंसान से नहीं, कुछ ऐसे इंसान भी है जिनसे मुझे बहुत प्यार भी है। वो अभी मंजर आम पर नहीं आए। खैर जनाब, आप नहीं आए तो आप हेडलाइंस मुलाहिजा करें। हम हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम के हवाले से आपको अपडेट किया था, वो सिर्फ लाहौर का मौसम था और हमने आपको बताया था कि बड़ी खुशगवार तब्दीली आई है, खुनकी आई है मौसम के अंदर और तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। मुल्क भर का मौसम कैसा है, किस शहर में कितना दर्जा हरारत रहेगा, ये तो फिर तफसीलन हमें माहम ही बताया करती। कहाँ कहाँ बारिश होंगी, बर्फबारी होगी, ये अच्छा, सारी ये भी करवा रही तफसीलात हैं। आज वाह। मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं और देखते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा रात के औकात में मतला जुज़री अब्र आलूद रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत की बात करें तो गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत होगा 16 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 10 है और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यहाँ भी बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और जी अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर देख रहे हैं वो है 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 7 और कम से कम -7 रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालम जब्बा, कलाम, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, चार सद्दा और कुरम में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि यहाँ भी हम देख रहे हैं बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि सूबे के जुनूबी अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। और हमेशा की तरह आप जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर अक्सर इलाकों में हम देख रहे हैं मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 22 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान और शाम और रात में रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, मियांवाली, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गिरदो नवाह में मतला जुज़ी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र हो जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16, कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम, जहां पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 36 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है।
हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देख रहे हैं 36 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है। बिलावल के मुताबिक तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दीली, आर्टिकल 243 में तरमीम और तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी को दोबारा वफाक के दायरा कार में लाने जैसे निकात शामिल। और बिलावल ने जी मजीद कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 6 नवंबर को इजलास करेगी, जिसमें पार्टी की हतमी पॉलिसी तय की जाएगी। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर लें तो आज बिलावल साहब ने ट्वीट के ज़रिए सारा मतन बता दिया है कि इसमें वो NFC अवार्ड समेत आर्टिकल 243 और ख़ास तौर पर आईनी अदालत के क़याम को मंजूर कराना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आईनी बेंच के बावजूद ऐसा क्या है जो आईनी अदालत की ज़रूरत पेश आ रही है? जी थैंक यू सो मच। आप ये देखिए ना कि कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अभी 27वीं आईनी तरमीम अभी आई नहीं है, अभी बातें शुरू हुई हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद से ट्वीट कर कौम के सामने बहुत सारी बातें रख दी। अभी 1 साल पहले की ही बात है, 21 अक्टूबर 2024 को जब 26वीं आईनी तरमीम आना थी और जब पार्लियामान से उसको मंजूर होना था, तो यही बिलावल साहब थे जो मौलाना के पास जा रहे थे, जो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस पूरे टाइम में मुसवदा जो था, जो आईनी तरमीम का, वो किसी के पास नहीं था। मौलाना भी शिकवा करते रहे कि आखिरी रात को उनको मौसूल हुआ। बिलावल जाते थे तो कुछ पेपर पर निकात लिखे होते थे जिस पर गुफ्तो शनीद होती थी, मुसवदा किसी के पास नहीं था। तो अभी हम देख रहे हैं कि वही बिलावल जो 26वीं आईनी तरमीम पे एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो ट्वीट के जरिए कौम को बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसमें जनाब साहब वो जुडिशल पैकेज, आईनी अदालतों का क्या, पहले आईनी बेंच से अब आईनी अदालतें बनेगी, मजिस्ट्रेट के हवाले से चीजें हैं और साथ में जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला उसके अंदर जो है वो ज़ेरे बहस आएगा या उसको एड्रेस किया जाएगा। तो साहब वो ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से थोड़ा प्ले करना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिसमें NFC अवार्ड है और 18वीं तरमीम के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी उनको तब्दील किया जाना है। तो 18वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान के क़याम के बाद एक सबसे बड़ा जुडिशल कह लें कि आईनी पैकेज था जिसमें 201 शिकों में तब्दीली की गई थी। ये वो 18वीं तरमीम है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ट्रॉफी के तौर पर पेश करती है। आप 18वीं आईनी तरमीम के बाद उठाकर देख लें लीडरशिप की, एक तो बताते हैं कि वो आईने पाकिस्तान के खालिक है और दूसरा बताते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए किस तरह उन्होंने आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो नकाइस थे उनको खत्म किया, किस तरह सूबाई खुद मुख्तारी हुई, किस तरह डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, तो इसका क्रेडिट लेते हैं। तो समहाउ ये नजर आता है कि बिलावल ने इस ट्वीट कर ये मामला जो है अवाम में जो है वो भेज दिया है। जिस तरह हमने देखा कि नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह प्ले किया कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस रैलीज हुई, एक अवामी प्रेशर को बहाना बनाया गया और उसके बाद आकर उस मामले पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाह रही थी उसको अचीव कर लिया। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की होंगी 27वीं आईनी तरमीम में जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जरिए एक प्रेशर डालकर बज़ाहिर ये लगता है कि शायद रुकावट डालने की कोशिश करे। जी बिल्कुल रुकावट डालने की कोशिश करे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो 26वीं में हमने देखा था कि कंसेंसस जो है वो डेवलप कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। आदिल, बिल्कुल 18वीं जो आईनी तरमीम है पीपल्स पार्टी उसका बड़ा क्रेडिट लेती है और हर मौके पर उसका जिक्र करती है और बिलावल को खदशात भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को खदशात मौजूद हैं कि सूबों का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा, विफाक मजबूत होगा। तो अपने इस क्रेडिट को लूज करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है या सिर्फ ये उनका वाहिद कंसर्न है? अगर ये दूर हो जाए तो फिर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट करेगी क्योंकि आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनने जा रही। देखें, एक आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको इसके साथ जोड़ना शायद वो थोड़ी सा
नामुनासिब होगा। आज़ाद कश्मीर में चंद सही। माह की हुकूमत आएगी, जून जुलाई में वहाँ जाकर टेन्योर खत्म होगा, इलेक्शन की जानिब जा रहा है, तो चंद माह के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी चीज जिसका वो क्रेडिट लेती है, जिसके सर पे उसकी सियासत खड़ी है। बल्कि अगर हम देखें डेवोल्यूशन ऑफ पावर या सूबाई खुद मुख्तारी की जब बात करते हैं, साल 2008 के बाद से वफाक में डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। जी। गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ जो है वो आखिरी वज़ीर आज़म थे 2013 के बाद से, हमने देखा कि प्रॉपर गवर्नमेंट है, ये कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। तो सूबे में अगर उसका इख्तियार कम होता है तो उसे इफेक्ट होगी डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी जो इस आईनी तरमीम, जो 27वीं आईनी तरमीम में जो चीजें आएंगी, उसमें अगर आईनी अदालत का क्याम है, वो तो सीओडी में साइन कर रखा है सियासी जमातों ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें मुत्तफिक है। जजिस की ट्रांसफर पोस्टिंग शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी उतना मसला नहीं होगा। तो असल जो मसला है वो जो एक कैप लगी हुई है, या वो एक कह लें कि जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है जी। रेवेन्यू के अंदर, जो सूबों को जाता है वफाक से, उसका खात्मा जो है वो सामूहिक थोड़ा सा मसला हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन वफाक का भी मौक़िफ़ बेजा नहीं है। आप डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं, आप उसके बाद अपना जो आपने लोन ले रखे हैं आप उसकी पेमेंट्स करते हैं। वफाक के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते, वफाक को मजीद लोन लेना पड़ता है। ऑन द अदर साइड सिंध गवर्नमेंट ही कहती है कि वफाक की हुकूमत कराची के लिए पैकेज दे दे। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतालबा होता है कि वफाक की हुकूमत बलोचिस्तान के लिए पैकेज दे दे। सिंध आप अभी केपी की हुकूमत को देख लें, वो बताते हैं जी वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन सूबा है, तो वफाकी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ फीड करे, कुछ ना कुछ पैसा दे। तो हिस्सा लेने के बाद भी नजरें जो हैं वो वफाक पर है। तो वफाक तो कह लें कि बहुत वीक हो गया। अच्छी तरमीम की डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। वो इख्तियारात के मामले में बहुत अच्छी चीज थी, कई वजारतें आई, लेकिन शायद शेयर जो है अब जो उसमें एक बड़ा चंक सूबे ले जाते हैं वफाक के पास नहीं बचता, तो उसमें वफाकी हुकूमत इस बार जो है वो कुछ चीजें वापस लेगी, क्योंकि एक पिछले कुछ टाइम से बड़ा मसला चलता आ रहा है। आदिल साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आर्टिकल 243 पर मुशावरत की बात की है, तो बिलावल ने अपनी ट्वीट में क्या इस आर्टिकल पर मुशावरत को कहा है कि हम वो नवंबर में जिस नोटिफिकेशन की बाज़गश्त थी उसी हवाले से तस्वुर करें, या मजीद भी कुछ तब्दीली इसमें हो सकती है? देखिए, ये जो नवंबर वाले नोटिफिकेशन जिसकी बात थी वो एक गलत और एक सोशल मीडिया की न्यूज़ थी। उसको तो वैसे ही 5 साल जब किया गया तो 2027 तक वो तो मामला आपका हल हो चुका है। कल एक डीजी आईएसपीआर ने कुछ एंकर्स से मुलाकात की थी, उन्होंने बड़ी जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात की, तो वहाँ पर ये सवाल भी उनसे किया गया कि आर्टिकल 243 में जो तब्दीली है इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का फैसला है, ये पॉलिटिशियंस का फैसला है, तो ये जनाब ये मामला आप सियासतदानों से ही पूछें। तो मेरे ख्याल से वो जो एक कहने के सामूहिक में जो तरामीम है वो एक, आपको पता है कि हमने एक नई एक 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल हमने हाल ही में उनको एलिवेट किया है। वो वेल डिजर्व था, और जिस तरह मार के हक में कामयाबी थी उसके बाद पूरी कौम ने उसको सराहा, और बल्कि पूरी कौम ने यूनानिमस उसको वेलकम किया। तो अगर उसके लिए कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ या उसके लिए उस ओहदे के लिए अगर कोई चीज़ करना भी है तो मेरे ख्याल कि ये कोई मसला होगा, और कोई भी सियासी जमात ऐसी होगी जिसको इस मामले पर किसी किस्म का अभाव या इशू होगा, ये भी मामला रिजॉल्व हो जाएगा। असल जो है मसला वो है जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग, उसके ऊपर सब हो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ऑपोजिशन की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाकी तो शायद जो उनके तहत उसको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती या उनको एक दोबारा से उसी ओहदे के ऊपर उनको 5 साल कंटिन्यू करने देना, ये वो मसले हैं जो आगे चल के जब मौजूदा हुक्मरान ऑपोजिशन में होंगे तो उस टाइम कहने के मसला बन सकता है। तो ये सिस्टम में खराबियों का बाइस इस तरह की चीजें बन सकती हैं, जिस पर मेरे ख्याल से जो वकला कम्युनिटी है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग एक जस्ट सिविल ब्यूरोक्रेट की तरह एक शहर में आपको डीसी लगाया है, अगले शहर में डीसी लगा दिया, वफाक के हवाले आपकी खिदमत कर दी, बलोचिस्तान के हवाले आपकी खिदमत कर दी। तो ये जो कहने के सामने इसमें जो जुडिशियल इख्तियारात है या अदलिया जो है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कि कोई जज अगर फ्रीक्वेंट आपको लगता है, किसी हुकूमत को लगता है कि उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो वहाँ से वो केस लगने से पहले ही उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कर दिया जाएगा। तो अपने मनपसंद लोग, जिस ब्यूरोक्रेसी में आप देखते हैं कि लेट्स सपोज के सीएम पंजाब है, लाहौर के जितने ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने अपनी मर्जी की अपनी टीम बना रखी है, उनकी इख्तियार है उनका। तो इसी तरह एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अदालतों में अपने मनपसंद जजेस को लाकर फिर इस तरह के फैसले लिए जाएं। अच्छा आदिल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अदालती मामलात में भी तब्दीली होगी, जुडिशल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, आईनी अदालत का बड़ा शोर सुन रहे हैं, मौजूदा सेटअप से कोई जस्टिस होंगे जिन्हें बनाया जाएगा उसका सरबराह, या फिर कोई साबिक चीफ जस्टिस भी इसमें हो सकते हैं, कुछ इस हवाले से क्लैरिटी आ सकी? देखिए, आईनी अदालत जो है, आईनी अदालत पर हमने देखा कि आईनी बेंच बन गया, जो 26वीं आईनी तरमीम थी
आईनी जी। उस टाइम 26वीं आईनी तरमीम का ये कह लें कि नामुकम्मल एजेंडा ही 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मौजूद थी, जिसको कह लें कि अचीव नहीं किया जा सका। और उस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं, उनकी जानिब से तजवीज़ आई थी कि आईनी अदालत ना बनाएँ, आप आईनी बेंच बना लें। आईनी बेंच बन गया, उसके बाद वो पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसके हवाले से भी मुख्तलिफ नौइयत की जो बार है, उसको भी खदशात हैं। मुखला कम्युनिटी भी उस पर इज़हार ख्याल करती रहती है और साथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसमें एक फरीक के तौर पर आपको पता है वो पब्लिकली मौजूद है। जी। तो उस टाइम भी कहा गया था कि आईनी अदालत हो, तो आईनी अदालत की जानिब जब जाएगा मामला, उसमें जजेस की एज के हवाले से अगर कुछ चीज़ें होती हैं, तो शायद ये हम इसको फोर्स कर सकते हैं कि मौजूदा जो आईनी अदालत के बेंच है, इन्हीं को आगे एलिवेट करके उस अदालत का सरबराह बना दिया जाए। अभी जो 65 ईयर की एज है, इसको 68 या 70 तक करने की जो बात है, मतलब 68 होपफुली कि इस नंबर को टच किया जाएगा। तो अगर ये चीजें होती हैं तो हो तो सकता है आदिल, कि इस जो तरमीम के बाद सबसे ज्यादा फायदा आप सरबराह है, किस सियासी जमात या किस तबके का देख रहे हैं? देखें, ये तबके का तो फायदा वो कह लें कि मुश्किल इसमें नजर आता है। इसमें जो सारी चीजें हैं डायरेक्टली उसका पब्लिकली आवाम से उस तरह से ताल्लुक नजर नहीं आता। जो जुडिशल मामलात हैं वो तो ये लग रहा है कि सब हो जिस तरह पहले हुकूमत ने बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में किया है, और माजी में जो हमारी अदलिया है उसका भी किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है। जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा, जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स आते रहे हैं अदालतों से वो हमने देखे। उनके एक्ट के ऊपर पाकिस्तान में ओपनली डिबेट हो सकती है और की भी जाती है, और वो कोई इतनी माजी को इतना काबिल तारीफ नहीं है। तो उसमें इस्लाहात के लिए जो चीजें की गई हैं ना, लेकिन इस्लाहात इस नौयत की कर दी जाए कि वो आगे चलकर आप बिल्कुल अपना जुडिशल सिस्टम जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे, तो ठीक नहीं होगा। या इस्लाहात इस नौयत की कर दी जाए कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे 5 साल के लिए इलेक्शन करवाने हैं, इस मुल्क में हुकूमत का क्या अमल में आना है, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी उस नौयत की ना हो, वहाँ से ऑपोजिशन का रोल ही आप खत्म कर दे। 26वीं आईनी तरमीम में आपने क्या किया कि आपने उनकी जनाब जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते उनको कंटिन्यू करवा दिया। अब 27वीं में इस तरह की खबरें हैं कि आप ऑपोजिशन को बिल्कुल बाईपास कर देंगे, उसका रोल ही खत्म करने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल आदिल, आपने उन्हें चेंज नहीं किया, आपने उन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया। वो फिर स्कूलों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह की है। खैर, उन पर भी एक अलग डिस्कशन हो सकती है। आदिल, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं 27वीं आईनी तरमीम के तहत हो सकते हैं, नए छोटे सूबे बन सकते हैं, क्योंकि ज़हन साजी तो कुछ अरसे से की जा रही है और बड़ी कारोबारी शख्सियात मैदान में है इस हवाले से। देखिए उज़ैर मलिक साहब, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि 27वीं आईनी तरमीम, वो तो जब 26वीं आई थी तो सब बोल रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आनी ही आनी है, लेकिन अभी ये मामला किस तरह से ज़ेर बहस आया है कि पंजाब असम्बली करारदाद मंजूर करती है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से कि उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आईने पाकिस्तान में एक अलग से चैप्टर उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन जब आप बिलावल बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे बात की तो जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें कहीं हमें लोकल गवर्नमेंट की बात ही नजर नहीं आ रही, जहाँ से पूरा मामला कह लेके इनिशिएट हुआ है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, एनएफसी की अगर बात करते हैं, तो डेवोल्यूशन पावर ये सूबों में क्यों नहीं होती? ये सूबों में हर जिले की सतह पर एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं होता? अगर आप देखें कि जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसकी लीडरशिप का जिस इलाके से ताल्लुक है, वहाँ पे हमने देखा माजी में बहुत ज्यादा काम होते हैं, लेकिन जो दीगर इलाके रह जाते हैं, भी लाहौर में बहुत ज्यादा काम होता है, साउथ पंजाब के लोगों को यही ग्रजेस है कि वहाँ पे उस तरह से काम नहीं होता। तो ये सूबों को भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जानिब जाना चाहिए कि अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या इंतजामी यूनिट, जिस तरह भी आपने बात की, बिलाशुबा एक बड़ा मतलब 25 करोड़ की हम पॉपुलेशन है, जबकि हमें पाकिस्तान बना था मेरे ख्याल से 3-1 करोड़ की हम आबादी थी। 8 टाइम हम लोग उससे बढ़ गए। तो नीड ऑफ द आर है जी, नए इंतजामी यूनिट बने ताकि आवाम को उनके घर तक मतलब मामला तो उनके लिए बेहतर हो सके, एक साथ यकसा किस्म की तरक्की हो सके। ऐसा ना हो कि अब 12 करोड़ का पूरा पंजाब है, पंजाब के कुछ इलाके हमें बहुत ज्यादा डेवलप नजर आते हैं, जैसे आप साउथ की जानिब जाते हैं उस तरह से आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आती। तो ये खदशात हैं जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको दूर होना चाहिए। यही बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर लें। सिंध के अंदर कराची एक बड़ा डेवलप इलाका है, लेकिन ठीक है सिंध में जाए वहाँ पे आपको तरक्की नजर नहीं आती। आज भी जो कराची है या जो पंजाब के बड़े शहर हैं उनसे वो सालों पीछे नजर आता है। इसी तरह बलोचिस्तान के मामला है, इसी तरह केपीके में भी आवाजें हैं। तो इंतजामी यूनिट ये वक्त की जरूरत है और दुनिया भर में सूबे बनते हैं। बिल्कुल आदिल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये वक्त की ज़रूरत तो है ही और होना भी चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो तब आबादी क्या थी और अब कितनी बढ़ चुकी है और सूबे जो हैं वो वहीं पर हैं। लेकिन ये देखना ये कि जो सियासी जमातें हैं वो इसको किस तरह से एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि सूबों में उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी अपनी
गवर्नमेंट्स हैं, अपने अपने मफादात हैं, तो अब देखना है कि वो इस पर क्या स्टांस लेती हैं। बहुत शुक्रिया, आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुल्क में माहौल बना हुआ है और उस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे कि इसके अंदर मुमकिन तौर पर क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या खदशात हैं। और यकीनन आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह का बहरान ना पैदा हो वफाक और सूबों के इख्तियारात के हवाले से, तो ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वो आपके लंग्स को प्यूरिफाई करेंगी, एक्चुअली आपकी सांस की नाली को साफ करेंगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आती है चीज दारचीनी, ठीक है। दारचीनी ये गोल वाली, ठीक है। एक्चुअली दारचीनी होती है, ये मिल जाती है इजीली, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस मौसम के लिए खास ला के रखें। दूसरी चीज आती है इसमें अदरक, ठीक है। अदरक नहीं है तो सुंड पाउडर ले लें आप। तीसरी चीज आती है इसमें सब्ज इलायची। सब्ज इलायची का इस्तेमाल आप लोगों ने ज्यादा करना है। ये मैं जब इसके अंदर डालूंगी, जब बताऊंगी तो मैं साथ साथ बताऊंगी इसका काम क्या है। ये एक्चुअली मैं साथ में चले बता भी देती हूँ कि ये तर करती है। एक नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब जो है वो स्मोक की लपेट में है और न सिर्फ हद्दे निगाह कम हो गई बल्कि सांस, गले और आंखों की बीमारियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं और हवा में जो ज़रात हैं जो फैले हुए आलूदगी के, वो आम लोगों के लिए सांस लेना जो है वो मुश्किल बना रहे हैं। तो जो पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट हैं, उनके लिए तो और बड़े मसाइल हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या हम एयर प्योरीफायर के बगैर भी घर की फ़ज़ा को कुदरती तौर पर साफ़ रख सकते हैं, और कौन सी हर्बल चाय या फिर कहवा है जो फेफड़ों के लिए मुफीद है, और सांस या गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन से कुदरती इलाज और घरेलू टोटके कारआमद हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले नईमा आपा आज उज़ैर नैयर आपा सोच रहे हैं। अच्छा, इसलिए ईमानदारी से बताएं, आज मैं सोच रहा हूँ, ये कोई और सोच रहा है? आज हमारी टीम भी सोच रही है, आज सब मिलकर सोच रहे हैं, लेकिन मैं नईमा आपा ही सोच रही हूँ। देखिए, मैंने कहा था आप ताउम्र हमारे साथ रहने वाली, मैंने पहले ही कह दिया। तो नईमा आपा, बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये जानना चाहते हैं, जो स्मोक के मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एयर प्योरीफायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो घर में हम अपनी फ़ज़ा को कैसे साफ़ कर सकते हैं और कौन से हर्बल तरीके हैं जिसके कहवे हम पीकर अपने फेफड़ों को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें हो गई हैं। एक एयर प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं, एक अपने फेफड़ों को हम कैसे साफ रख सकते हैं। देखिए, जो पहले हमने 3 क्लास में पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अब अदले बदले का टाइम आ गया है, ठीक है। जितने हो सकता है ना घर में पौधे और दरख्त, सुबह जब वॉक करते हैं, जिस तरह बाहर बेशक नहीं निकल सकते आप पार्क में, आप अपने घर में ही छोटे छोटे पौधे लगा लें, प्लांट्स लगा लें, वो आपकी एयर को एक्चुअली प्यूरिफाई करेंगे। अच्छा। ठीक है, हमने एयर प्यूरिफाई की बात की, फेफड़ों पे हम फिर आते हैं। पहले हम अपने माहौल को साफ करते हैं, तो उसमें यह है कि सबसे पहले पौधे घर में जिनके नहीं हैं वो अपने इर्द गिर्द जहां भी जाएं, दरख्त के नीचे सांस लेना, ये मैं कहती हूँ इस टाइम पे एंड सही टाइम है ये। इस टाइम पे अपने माहौल को, अपने आप को क्या कहते हैं, क्लींस करने का। ठीक है, बाद में आती है सांस में अगर रुकावट हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमने कौन सा कहवा, ये कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसके ऊपर हम जो हर वक्त हमारे पास होनी चाहिए। आज मैं कहवा भी बताऊंगी आप लोगों को, दूसरा वो चीजें भी बताऊंगी कि जिस तरह लेट से अब तो नहीं है ना कहवा आपके पास, मेरे पास भी नहीं, कौन सी ऐसी चीज जो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं दुश्वारी हो रही तो हम फौरन से उस चीज को मुंह में रख सकें। ठीक है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आज आपके प्रोग्राम में मैं लेके आई क्योंकि आपकी भरपूर फरमाइश थी। ठीक है, हाँ, तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहवे पे। ठीक है, कहवा कि जो आप घर में भी बनाएं, घर में बनाने से अलावा जब आप ऑफिस आ रहे हैं या आप स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी अपने बच्चों की बॉटल्स में, पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों की छुट्टियां कर देनी चाहिए इस टाइम पे। सच्ची बात है, देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट से हैं, तो रिक्वेस्ट ही है मेरी तो ये। दूसरी बात ये कि जो कहवा बनाते, चाहे आपकी अपनी ऑफिस की है बॉटल, चाहे आप अपने बच्चों की बॉटल्स में दे रहे हैं, तो वो एक कहवा ऐसा है कि जो मेरा काम होता है कि मैं घर में से चीजें उठा के आप लोगों को बताती हूँ जिनसे आप थोड़े से काफिल हुए होते हैं। तो उसमें चीजें कौन कौन सी है कि जो आपके लंग्स को प्यूरिफाई करेंगी, एक्चुअली आपकी सांस की नाली को साफ करेंगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आती है चीज दारचीनी। ठीक है, दारचीनी ये गोल वाली, ठीक है। एक्चुअली दारचीनी होती है, ये मिल जाती है इजीली, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस मौसम के लिए खास ला के रखें। दूसरी चीज आती है इसमें अदरक। ठीक है, अदरक नहीं है तो सुंड पाउडर ले लें आप। तीसरी चीज आती है इसमें सब्ज इलायची। सब्ज इलायची का इस्तेमाल आप लोगों ने ज्यादा करना है। ये मैं जब इसके अंदर डालूंगी, जब बताऊंगी तो मैं साथ साथ बताऊंगी इसका काम क्या है। ये एक्चुअली मैं साथ में चले बता भी देती हूँ कि ये तर करती है,
ठीक है। जब लूज मोशन हो जाए ना, जब लूज मोशन इतने हो जाए कि आपका इलाज ही नहीं हो रहा कहीं, तो इतनी मुट्ठी भर इलायची लेके आप पानी में डालें, डाल के उसको बॉईल करें, मर्जी का मीठा डालें कोई भी, और बस वो सुबह दोपहर शाम पीना शुरू कर दे। मैं कहती सिर्फ एक इलायची और गुड़ से ऐसा आराम आएगा कि बड़ी बड़ी ड्रिप्स नहीं काम कर सकेंगी। तो आपको लगता है ये अपनी इफादियत की वजह से इतनी महंगी है? इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा जो सेगमेंट है पूरा देखा करे, अचानक टोटके आ जाते हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है इसमें इलायची आप लोगों ने, मैं 3 कप का बता रही हूँ, उस 3 कप के अंदर एक इतनी सी दालचीनी, इसको छोटा करके डालें, ठीक है। इसके अंदर अदरक का जो पीस जाएगा वो इतना सा जाएगा 3 कप के अंदर, ठीक है। ये देखिए 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हो गया। और इलायची जो जाएंगी तकरीबन 15 से 20 इलायचियां डालनी है आपने, ठीक। और 1 चम्मच आपने डालना सफेद जीरा, 1 चम्मच आपने डालनी है सौंफ चाय वाला, ठीक है, सही है। इसको कहवे को आपने पका लेना और आखिर में आपने आंबा हल्दी डाल देनी है। आंबा हल्दी, ठीक है। आपके लंग्स को, आप सिर्फ ये ना कहें कि आपका लंग्स क्लियर हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इससे। और आपा ये जो आपने रैप किया हुआ है, ये हाँ, ये रैप गिफ्ट मिला आपको? आपा है क्या? ये एक्चुअली चले बाद साथ में ना क्या कहते हैं कि हर चीज को हम घरदारी सिखा देते हैं। हाँ। ये बिल्कुल मुझे गिफ्ट मिला और मैं खुद मंडी से गिफ्ट लाती हूँ। और देखें, तकरीबन 20 दिन पुराना ये पुदीना है। 20 दिन पुराना? हाँ, 18 दिन। जितना ये फ्रेश है, जितना 18 दिन मुझे लग रहा है आया। आज मैं सिर्फ यूं ही दिखाने, 18 दिन पुराना है पुदीना। आप इसको जज कर सकते हैं, 18 दिन पुराना है। देखिए खुशबू, जो मम्मी इसको मसाले लगाए जाते हैं वो तो नहीं आपने इसको नहीं लगाया? ये ज्यादा देर से इसे हनूत कर लिया हो आप। इसका भी मैं साथ में आप लोगों को बताऊंगी 18 दिन से कैसे है। अच्छा। तो 3 कप जो आप लोगों ने कहवा बनाना है उसके अंदर इतना पुदीना डाल दें, ठीक है। पुदीना डाल के बस उस पे दम पे रख दे। बाद में अगर तो आप घर में है तो ये सारी चीजें उसके अंदर पड़ी रहे, ठीक है। क्या चीजें है? इलायची है, सौंफ है, जीरा है, हल्दी है, आंबा हल्दी है, उसके अंदर अदरक है और दालचीनी है। साथ में आप लोगों ने थोड़ी सी मुलट्ठी डाल लेनी। अदरक डाले तो मुलट्ठी की फिर जरूरत नहीं, दालचीनी और उसकी, ठीक है। और इतना सा आपने पुदीना डाल देना, दम पे रखें। अगर तो घर में है तो उसी को आप गर्म कर करके पीते रहे, इंशाल्लाह आपको सांस की जो इरिटेशन है, सांस साफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरी चीजें, अगर आप ऑफिस में आ रहे तो वही चीजें एज इट इज डाल के ले आए, ठीक है। बस वो चीजें नीचे बैठ जाएंगी, आप पीते रहे। मैं कहती हूँ इंशाल्लाह सांस की जो इरिटेशन है, जो गले में हर वक्त खड़खड़ाहट रहती है, साफ हो जाएगी। अब आती हूँ इसकी तरफ। ये गिफ्ट पैक नहीं, ये देखें, ये साथ में सही बात है, घरदारी हो गई है कि मैं पुदीना जब लेके आती हूँ ना, पुदीना है, धनिया है, चाहे सब्ज मिर्चें हैं, मैं 1 महीने मेरी चीजें नहीं खराब होती। वो तरीका ये है कि अखबार के अंदर लपेट के सब मैंने ये रैप किया हुआ है, ठीक है। अखबार में मेरी ये चीजें होती हैं। सब्ज मिर्चें हैं, आपने लाके घर में साफ कर, देखिए बीच बीच में घरदारी हो गई है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, सब्ज मिर्चें लाके आपने साफ करनी, धोना नहीं है उनको, ठीक है। वैसे साफ कर लें, साफ करके उनकी डंडियां उतार दें, डंडियां उतार के अखबार में लपेट के रखे। 1 महीने बाद भी आपकी मिर्चें नहीं खराब होंगी। और 18 दिन का ये, अब मैंने पुदीना आपको दिखा दिया है, 18 दिन का रखा हुआ है तकरीबन। धनिया भी मेरा इसी तरीके से रखा होता है। ये वाकई ये भी बड़ा देसी घरों की फ्रिज में अखबार भी आ गए, अखबार भी आ गए, ठीक है ना। हाँ, माम ये बता रही थी कि मुझे रोज गाड़ी में धनिया लेने भेज देते हैं कि वो पुराने वाला खराब। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये आप लोग ना इस तरीके से रखें इसको। धनिया है, पुदीना है, चाहे आपकी अदरक है, ये चीजें हल्की नमी जिनको इतनी चाहिए होती है, और बस अखबार में लपेट के आप रखें, खराब ही नहीं होता माशाल्लाह। मेरा नहीं खराब होता, मैं आपके सामने। नहीं भाई, मैं तो धनिया, 3 चीजें हैं। इवन के लेमन भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। लेमन आप लाके रखे, आजकल का हाइब्रिड बीज इस तरह का आया, वो गल जाते हैं, ठीक है। लेमन भी आप अखबार में रखें। मेरी सारी चीजें अखबार में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक रहती है। अच्छा, अब आती है, ये हो गई है, ठीक है। आप लोगों को बीच में एक टिप दे दी है मैंने, ठीक है। धनिया, पुदीना, अखबार में, आप टीवी पे हैं आप। अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रिंट का भी, इलेक्ट्रॉनिक का भी, डिजिटल का भी। अच्छा, अब देखिए, अब आती हूँ मैं इसकी तरफ कि अगर आप लोगों ने साथ में जब कहवा पीना है, ठीक है, कहवे की मैंने पूरी रेमेडी दे दी। आप उसके अंदर हनी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं, आप गुड़ डाल सकते हैं, सही। इसके अलावा ये हो गया एक कहवा। इसके अलावा मैं टिप देने लगी हूँ, हर वक्त जो आप लोगों के पास चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तकरीबन हर किसी के पास होना चाहिए इस मौसम में अपने गले को साफ करने के लिए, वो है गुड़। हाजमे के लिए भी बेहतरीन, हाजमे के लिए बेहतरीन और आपके गले के लिए बेहतरीन। ये जो सांस में खास तौर पर, क्योंकि भट्टे पे जो लोग काम करते हैं ना, जो जहाँ पोल्यूशन ज्यादा होती है, या ये मजदूर हजरात जो काम करते हैं, उनके पास ये चीज जरूर होती है, जरूर दी जाती है। ये खास सीक्रेट है। और मेरे पास ये देसी होता है, इसलिए आप कहेंगे आप काला गुड़ लें, मेरे पास ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, तो ये पिछले साल का रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास पिछले से पिछले साल का भी बाद में आपको टेस्ट भी करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना, ये गुड़ है, खालिस गुड़ है ना ये। इतना सा गुड़ बस आप मुंह में रखें तो आपका इंशाल्लाह सांस की, गले की जो इरिटेशन है वो दूर हो जाएगी। अगली बात आती है, अब डायबिटिक पेशेंट, लेट सी, मैं जिस तरह मैं अपने आप को बताती हूँ,
कि मैं बेशक बाहर निकल गई हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहती हूँ कि ज़हन इंसान का बना के रखना चाहिए, फ्री ना हो जाए ना खाने से आप, फिर अचानक से हमला हो। तो वो लोग क्या करें? अब आप लोग सब गुड़ रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शुगर का मरीज है वो क्या करे? उसके लिए जो मेरे पास हल मौजूद है वो है मुलट्ठी। अब मुलट्ठी है मेरे पास 3 से 4 तरह की, मैं सारी तरह लेके, जिस तरह आते उजैर ने कहा था भाई आप ये पतली सी ये देखिए ये भी मुलट्ठी है, ठीक है, उसी शाख की है, ठीक है ना, ठीक। अब ये भी मुलट्ठी है, ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों को पहचान बता रही हूँ एक्चुअली, ठीक है, ये भी मुलट्ठी है। एक्चुअली जो मुलट्ठी है वो ये है, ठीक है, इसके साइज की ही ये पतली मुलट्ठी जो है ना, ये भी है मुलट्ठी, जाहिर सी बात है पान वगैरह में इस्तेमाल होती है, लेकिन जो आप लोगों ने अपना गला साफ करना है या जो कवाल हजरात है, गायक हजरात है, उनके पास ये होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये आपने करना ये है कि जिस तरह मैं थोड़ी सी तोड़ के लेके, तोड़ के आप इतना सा ये बस निकालें, इसके इतने से धागे काफी हैं, सही, बस आप रखे, हाँ मुंह में रखे। मैं कहती हूँ गला आपका बिल्कुल साफ रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा। ये साथ में बस इतना से इसको लपेटे। गले में एक तो होता गला खराब हो गया, एक खराश होती है गले में, एक आपकी होती है वैसे इरिटेशन हर वक्त हर वक्त इस तरह करते रहते। ये गले में ये रखे, इंशाल्लाह आपका गला जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। गुड़ रखे, गुड़ जो नहीं ले सकते वो मुलट्ठी रखे। एक और टोटका मुझे अचानक याद आ गया, वो सुन ले, लता जी का है, ठीक है, हाँ लता जी का सुरीला टोटका। ये सुरीला टोटका मेरे जहन में अचानक आया है। वो क्या करती थी, जो इलायची है ना, सब्ज इलायची और लौंग, इनको रोस्ट करके तवे पे, ठीक है, इनको पीस के, इनका पाउडर होता था, वो मुंह में रखती थी। मैं क्या सुरीली आवाज थी, और ना कभी गला। ये मुझे बहुत पुराना, अचानक से मुझे याद आया है कि ये उनका आजमूदा और मशहूर मारूफ टोटका है। आप सुर लगाने हो तो ये वाला आप टोटका इस्तेमाल। एक्चुअली जैसा मैंने बात कर दी ना, सुर कवाल हजरात, गायक हजरात, वो क्या करते हैं, दारचीनी, वो सॉरी वो करती थी अपना लौंग और इलायची, इसको भून के ये रखती थी मुंह में। आप हमारा टोटका कोई गलत ना ले ले, तो इसलिए मुझे ये भी बता दें कि ये इसको मुंह में रखना है या इसको आप निगल भी सकते हैं या नहीं निगल सकते, कोई भी चीज ऐसी नहीं, सेफ है ना। इसमें देखिए ऑर्गेनिक चीजें जो होती है ना वो सेफ होती हैं। फिर एक और चीज रह गई है कि जिनके प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, जो कहवे के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बेचारों को थायराइड होता है, ठीक है ना, वो मौसम कोई भी हो, थायराइड की वजह से वो हर वक्त ही इरिटेट रहते हैं, हर वक्त गला, बाज लोगों को नहीं भी होता, ये जरूरी नहीं है कि हर थायराइड वाले को, ठीक है, लेकिन कई ऐसे मैंने थायराइड वाले देखे हैं कि जिनका गला जो है हर वक्त उनके लिए स्मोक ही रहती है। तो वो इस कहवे के अंदर क्या चीज शामिल करें, वो है साबुत धनिया, कशनीज इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको तकरीबन रात को ये सारी चीजें सोख करके रख दे, सुबह बॉईल करके ले। मैं कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका थायराइड जो है वो आहिस्ता से श्रिंक होके खत्म हो जाएगा। जो वो तितली नुमा ग्लैंड होता है, गरारों का जो पानी बनाते थे उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। वो नहीं, ये कहवे में इस्तेमाल होता था। जो देसी गरारों का पानी बनाते थे ना, उसके अंदर अजवाइन इस्तेमाल होती है ज्यादा, देसी अजवाइन। हाँ, कुछ इसका भी करते इसका हैं। भी वो इसका इसलिए करते हैं कि ये गला साफ करने के लिए अच्छा होता है, थायराइड के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली लोगों को पता नहीं था ना, तो थायराइड के लिए टॉन्सिल्स, ये उसमें भी हेल्प करता है। हाँ, टॉन्सिल्स में भी हेल्प करता है। टॉन्सिल्स में ये है कि इसके साथ अजवाइन होनी चाहिए, अजवाइन के साथ आपके पास ये होनी चाहिए दारचीनी। इनको कूट के आप इसका आप आराम से पानी बनाएं, पानी बनाने के बाद आधा रह जाए उसके गरारे करें, गला साफ हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इस मौसम में आप जब भी बाहर से आएं, खास चीज मैं भूल गई वो बताने, जब भी बाहर से आएं नाक और गला साफ करें, और जब बाहर निकलते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मेरी अपनी ये क्रिएशन है, मैंने कहीं से नहीं, खुद से मैंने अपने दिमाग से की है। जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो इसको हल्का सा ना गीला करें, हल्का सा गीला करें इसको, मीन्स के थोड़ा सा शावर लगाएं इसके ऊपर, तो इसके अंदर से ना एयर, मेरी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, दिस इज माय थिंकिंग क्रिएशन, टोटली माय क्रिएशन। इसको हल्का सा ना आप बाहर से थोड़ा सा इसको शावर करें कि सारी जो डर्ट पोल्यूशन मैंने आजमाया जो है, मैं लगा के गई थी ना, आप यकीन माने बाहर वाली साइड से ना ये सारा जो ब्लैक हुआ था, ज्यादा ब्लैक नहीं लेकिन डार्क हुआ था बनस्बत अंदर के। तो ये मेरी अपनी क्रिएशन है कि मैंने इसके ऊपर शावर किया, तो आप यकीन माने मेरा दिमाग ने ये क्लिक किया ना कि देखिए जब हम ये लगाते, जब सांस लेते हैं तो बाहर से जब ये थोड़ा सा होगा गीला, तो सारी जो भी बाहर की डर्ट पोल्यूशन वो बाहर ही रहेगी। मेरे पास जो एयर आई थी वो आई थिंक फिल्टर होके आई थी। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, ठीक है। आप जब भी जाएं आप इसको आजमा के देखिएगा, आजमा के आप फीडबैक देख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, आप आजमा के इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मैंने खुद किया है
और मैंने 2 दफा कर लिया, इसलिए मैं आज स्पेशल लेके आई थी। आपा मैं तो सरप्राइज हूँ कि आपका ब्रेन कितना मतलब हर वक्त चल रहा होता है, किसी भी चीज से आप टोटका निकाल लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ, मेरे दिमाग में आया ना, देखिए हम ये लगा के जा रहे हैं तो ये देखिए इसके अंदर से हमारे पास सांस आ रही, तो इसको हम थोड़ा सा अगर गीला करेंगे तो सारे और ये मैं लेके नहीं आई क्योंकि अब तो 4-5 दिन पुरानी बात हो गई है। ये इधर से गंदा हुआ था। बाहर की सारी डर्ट पोल्यूशन जो थी उसके ऊपर चिपकी थी और वो ब्लैक सा होगा, ब्लैक से डार्क सा हो गया था, डार्क हो गया था, मींस के डार्क हो गया था। अगर आप दुपट्टा गली से गुजरे तो फिर और कलर भी आ सकते हैं। दुपट्टा गली से गुजरे, रंगरेज से गुजरेंगे तो और कलर आ जाएंगे। अगर टाइम है तो कोई और टोटका बता। जी बहुत टाइम है। हवा साफ घर में किस तरह से कोई चीज बताएं हमें। बिल्कुल पतंगे भगाने के लिए आपने प्याज बताया था हमें, बिल्कुल। फिर भागे थे, भाग गए थे, मैं बताती हूँ, पतंगे नहीं ठहरे। अभी एयर प्यूरिफायर के लिए मैंने बता दिया आप लोगों के लिए कि आप घर में पौधे लगाएं, छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं, लेकिन उसके अलावा आप लोगों की इसमें स्किन बहुत डैमेज होती है। स्किन और बालों पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा है, मैं वो चैप्टर ज्यादा शौक से पढ़ती हूँ, ठीक है ना। तो ये है कि स्किन और बाल काफी डैमेज हो रहे हैं इस मौसम में। तो स्किन के देखें इन्हीं चीजों में से क्रिएशन यही होती है कि आप इधर से ही निकाल लें। जिनकी स्किन ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो रही है, ठीक है, ड्राई स्किन वालों के लिए आपके पास है हनी, ठीक है। हनी के अंदर आप थोड़ा सा अदरक का जूस डाल लें। अच्छा, हनी और अदरक का जूस ये अब का नहीं है, ये मैं बहुत पुराना बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं झूठ नहीं बोलती, जो मेरा होता मैं बताती, जो पुराना होता मैं पुराना बताती हूँ। जो माहम ने बताया वो माहम का ही बताऊंगी मैं कि मुझे माहम ने बताया था, यहाँ से मैं भी आपकी तरह टोटके बता सकूं, ठीक है ना। जहाँ से आप नहीं बताती, आपसे मुझे कुछ मिल जाता है, ठीक है। जिसका दिमाग सोचने वाला होता है वो कहीं से निकाल लेता है। तो ये है कि अदरक का जूस और ये साथ में आपने लेना है शहद, बराबर ये ले लिया, एक हल्की सी पेस्ट बन गई है। ये जमाना कदीम का है, अदरक का जूस लगाया जाता था खास तौर पर क्रोफिट्स को कम करने के लिए। जो क्रोफिट्स आ जाते हैं ना, आज तो आम है ना क्रोफिट्स, पहले तो आते थे 45-50 के बाद, अब आम है, बच्चों के भी आ गए हैं। ये क्रोफिट्स को कम करने का एक फार्मूला मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। आपने 1 चम्मच हनी लेना है, 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है, 2 चीजें होगी। तीसरी चीज जो आपने इसके अंदर डालनी है वो डालनी है अंबा हल्दी, ठीक है। अंबा हल्दी इसलिए मैं बताती हूँ कि ये कलर नहीं छोड़ती। अगर आपके पास अंबा हल्दी नहीं है तो सादा हल्दी आपने तवे पे भून के और वो भी थोड़ी सी डालनी है, वो एक आपका मास्क बन जाएगा। उस मास्क को आपने फेस के ऊपर लगाना है, लगा के तकरीबन 20 मिनट। इसमें ये नहीं है कि आपने मसल्स को रिलैक्स करना है, कुछ मास्क ऐसे होते हैं कि जो मैं खुद भी बताती हूँ कि आपने मसल्स को रिलैक्स करना, आपने बोलना नहीं, आपने सीधे लेट जाना। इसको लगा के आप काम करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप तकरीबन 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जितना आप वेट करेंगे आपका फायदा है, इतना अच्छा स्किन में पेनिट्रेट होगा। आप उसके बाद ये करें कि सिर्फ सिंपल थोड़ी सी स्टीम ले, टिश्यू से आप चेहरा साफ करें, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेट। एक्चुअली होते क्यों हैं रिंकल कि हमारी स्किन के अंदर से हाइड्रेशन खत्म हो जाती है, हमारे वो टिश्यूज जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उसकी वजह से ये बहाल करता है। और सर्दियों में तो और ज्यादा नेचुरल चीजें, कुदरती और नेचुरल चीजें आप लोग करें। साथ में अब मैं बताऊंगी एक बालों का, ठीक है, हाँ, बालों के लिए भी, क्योंकि देखिए जब आपका सिस्टम, इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं होता तो एक्सटर्नल भी आप कहीं से भी ठीक नहीं होते, नजर आता है। थकावट, अगर आपकी नींद पूरी है तो आपकी पूरी बॉडी से नजर आता है, ठीक है। बालों के लिए आज ही आजमाया है, आज ही करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा है, बेहद कारआमद है कि आप लोगों ने लेना है भृंग राज पाउडर, ठीक है, रतन जोत। उज़ैर लोगों को मैंने जो बताया था शुरू में, अपना जो मास्क बनाती हूँ, मेरा जो मास्क है, मास्क के अंदर मैंने सारी चीजें डाली, मेहंदी के पत्ते, ठीक है, आंवला, रीठा और सिकाकाई पाउडर। इस पाउडर को मैंने 1 मुट्ठी चावल के साथ बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया। जब वो नीम गर्म सा था, फुल तेल लगे हुए बालों के अंदर मैंने वो डाल के अच्छे तरीके से पहले उसके साथ बाल धोए, और फिर मैंने कोई भी आपकी फेवरेट कोई भी शैम्पू, ठीक है, वो इतनी सी लगेगी, ठीक है, पैराबीन फ्री शैम्पू से सर धोए, आपके बाल एकदम से घने और लचकदार हो जाएंगे। ये आजमुदा है, आज ही आजमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एज आप देख सकते हैं, मैं डाई नहीं करती, मैं इन्हीं चीजों से अपने आप को कवर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब के लिए आप कोई भी आपके पास हर्ब्स हो, आप पिसवा लें, पिसवा के देखिए। मैं ये नहीं कहती, बताने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे ही लें, आप खुद करें ना, ये मैंने सारा ही तो खुद किया, तो आप खुद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा का सारा आप जब राइस वाटर, सिंपल राइस वाटर भी अगर आप सिर में लगाते हैं तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। इस मौसम में खास तौर पे जो बाल हो जाते हैं गुच्छों की शक्ल में उतरते हैं, खास तौर पे ज्यादा गर्मी में और ज्यादा सर्दी में, या इस मौसम में जब आप क्या कहें कि ह्यूमिडिटी है, ये होता है कि शाम के टाइम घर से निकलने से परहेज करें, बालों को कवर करें, सांस को कवर करें, आप सांस अच्छे तरीके से कवर होकर निकलें, और खास तौर पे छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि जब जो होती है ना ठंड,
जी। जिसको हम ओस या ओस, बोलते जी, जी। हैं क्या, नमी, नमी नमी जब नीचे आ रही तो वो डर्ट तो ऊपर जाती नहीं है, तो जी। उसमें हम सफर कर रहे हैं इस सफर टाइम पे। कर रहे हैं। एक्चुअली हम सफर अच्छा। उसके दरमियान में गए, इसलिए हम इतनी मुश्किल में हैं। तो इस बहुत मुश्किल से निकलने के लिए आप बहुत उर्दू वाला सफर ना करें ताकि अंग्रेजी वाले सफर से भी आप बचे बहुत रहें। सारे बच सके। बहुत सारे शुक्रिया टोटके, नईमा आपा बहुत आपका। ही कारआमद नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल चौधरी गलती बहुत पकड़ो। शुक्रिया। एक दूसरे की गलतियां देखें, गिनवाना शुरू, ये पर्सनल होना शुरू हो गया, ब्रेक ही ले लेनी चाहिए। हम वक्त में ब्रेक का। स्टे विद अस। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने का तरीका हम आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बताते आ रहे हैं शुरू दिन से ही, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। और ड्राइविंग टेस्ट जो है वो भी इजीली पास कर लेते हैं लड़के ख़ास तौर पे, लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसको दूर करने के लिए रुबीना यूसुफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, उनसे जान लेते हैं कि कैसे जी ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती हैं और टेस्ट पास कर सकती हैं। लेट्स हैव अ लुक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग सुन पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ आबशार सेंटर में, जो कि एक यहाँ पर एक सेंटर है और ये उनकी इंचार्ज है साइमा इंस्पेक्टर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस तरह आपको आइडिया आया कि आप ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाती हैं, स्कूटी सिखाती हैं और फिर उसके बाद ट्रैफिक कवानीन का भी बताती हैं, तो प्लीज़ बताइए। अच्छा, ऐसा है कि ये जो हमारी सीएम साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, ये उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लेडीज़ के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव दिया कि लेडीज़ आएँ, ड्राइविंग सीखें। और ये टोटल जो है लेडीज़ टू लेडीज़ इधर सर्विस है और बड़ा अच्छा पैकेज है, गवर्नमेंट का है। इसमें 21 डेज़ का हमारा कोर्स होता है, जिसमें हम कंप्लीट, वैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन हम 21 डेज़ में इतना उनको एक्सपर्ट कर देते हैं कि अपनी गाड़ी रोड पे चला सकें और अपना लाइसेंस हासिल कर सकें। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो गाड़ी के सारे पार्ट्स बताती हैं, मैंने देखा कि आप गर्ल्स को जो टायर चेंज करना भी सिखा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि 3 डेज़ का ओरल लेक्चर होता है, जिसमें मैं सारी चीज़ें इनको बताती हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो होते हैं साइन बोर्ड्स, रोड सिग्नल्स। इसमें गाड़ी की टेक्निक्स, मैकेनिक्स, कार टायर चेंज प्लस रोड ड्राइविंग, ये सारा कुछ इनको सिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिमुलेटर पे भी गर्ल्स को ड्राइविंग सिखाई जाती है, ताकि वो रोड पे जाने से पहले उनको अवेयरनेस आ जाए कि कैसे हमने रोड पे लेके जाना है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी हम आपके साथ चलेंगे सिमुलेटर पर कि आप किस तरह से उनको सिखाती हैं। जी प्लीज़ आइए। अच्छा, मुझे बताइएगा सिमुलेटर पर कितने डेज़ आप लोगों को बिठाती हैं, उसके बाद फिर आप गाड़ी में शिफ्ट करते हैं? 3 डेज़ का ओरल लेक्चर है, उसके बाद 2 डेज़ के लिए जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिमुलेटर, इस पे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि रोड पे जाने से पहले इनको इतनी अवेयरनेस दे दी जाए कि आपने रोड कैसे यूज़ करना है। तो इसमें भी वही जस्ट रियल कार। ओके, ज़बरदस्त। हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें कितने दिन हो गए यहाँ पर आते हुए और कितना सीख चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? फाइन मैम, थैंक मुझे यू। बताइएगा कितना मतलब अच्छा फील कर रही हैं आप यहाँ पर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कितनी गाड़ी आ चुकी है आपको? मैं मुझे 2 वीक्स 1.5 हो गए हैं, लेकिन मैं अच्छी ड्राइव करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये कितना हेल्पफुल था आपके लिए? बहुत, क्योंकि मैं खुद से मैं आपको पता है कि आजकल फील्ड में काम करने के लिए किसी पे डिपेंड होना। गाड़ी में कितने टूल्स होने चाहिए, क्या क्या अहम? जो इसके लिए 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैक रॉड एंड व्हील पैनल, जिसकी मदद से हम टायर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए, ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो रफ ना हों। ठीक है, अभी हम जाके गाड़ी का देखते हैं। यस, आ जाए। ये गाड़ी की बैटरी है। ठीक है। यहाँ से इस बैटरी का वाटर लेवल चेक किया जाता है, 3 मंथ्स बाद चेंज होता है। ये गाड़ी के टर्मिनल्स हैं। ओके। इनकी जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। गाड़ी की बैटरी जो है ये कंपनी की होनी चाहिए, मींस कि जैसे सुजुकी है तो सुजुकी वालों की, जैसे वो कंपनी की। और इसकी जो लिमिट है वो 3 to 4 ईयर्स। ओके। ये गाड़ी का रेडिएटर है। ओके। और इसको यूँ हमने ओपन करना है, ये टेक्निक्स हैं। और ऐसे इसमें पानी चेक करके और इसको ऐसे बंद कर देना है। और ये इसके साथ स्टोरेज वाटर है, इसमें पानी डालते हैं। इसके नीचे रेडिएटर फ़ैन है।
गाड़ी हीट अप होने की वजूहात, हाँ, गाड़ी इसमें बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, फिर आग ये भी लगती है, वो ऐसी क्या हो जाती है। वजूहात है? हम इनको पावर फार्मूला बताते हैं, जिसमें घर से निकलने से पहले गाड़ी का फ्यूल चेक करना होता है, ऑयल चेक करना होता है, पानी चेक करना होता है, और गाड़ी की बैटरी चेक करनी होती है, और गाड़ी के टायर्स, रबड़ की जितनी चीज़ें हैं। जब आप ये चेक कर लेते हैं, ये फॉलो कर लेते हैं, तो देन आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ता। वैसे जैसे आप पूछ रही हैं, तो इसमें ये है गाड़ी के हीट अप होने में अगर रेडिएटर में पानी का ना होना, कम होना, या रेडिएटर फ़ैन का फ्यूज़ हो जाना, बंद हो जाना, ये चीज़ें हैं। और हम ये लेक्चर में हर चीज़ बताते हैं, प्रैक्टिकली भी करवाते हैं कि आपको पता होना चाहिए रेडिएटर कहाँ है, इसका फ़ैन कहाँ है, अगर इसमें कूलेंट वाटर डालें इसमें ज़ंग नहीं लगता, इसके जो हैं प्रिकॉशंस बताते हैं, ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। उसको अगर आप खुद भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, गाड़ी की टेक्निक्स एंड मैकेनिक्स। ज़बरदस्त। ये जैक लगाया है, ओके। ये गाड़ी की हार्ड प्लेस पे लगाया जाता है, ये हर तरफ, ये हर गाड़ी में अवेलेबल है, ये हार्ड प्लेस है। ओके, यहाँ पे लगा के ये जैक रॉड है, ठीक है। ओके। इसकी मदद से हम अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऊपर लिफ्ट होगी, ओके, ठीक है। अगर आपने इसको नीचे लेके आना है तो एंटी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। ओके, अभी हमें चाहिए ऊपर, ठीक है। ठीक है। हाँ, गाड़ी को ऊपर करेंगे ताकि हम इसका चेंज कर सकें। क्लॉकवाइज, वो देखिए काफी ज्यादा ऊपर हो ऊपर गया हो गया, है। या। अब मैं चेक करूंगी अपने हैंड से ठीक कि है। टायर कितना ऊपर हो गया है। यस, जितना हमें चाहिए उतना उतना हो ऊपर चुका है। ठीक हम है। इसके स्क्रू, ये व्हील पैनल है, ओके, ओके, व्हील पैनल से ओपन करेंगे। इसके साथ मैंने आपको बताया था सेफ्टी ग्लव्स यूज करने बहुत ओके, जरूरी है, ओके। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ ग्लव्स ही पहनती हूँ। ओके, तो बाद में हम हैंड वॉश कर लेंगे। डन। आप एक इसको- मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यस, करे खोलें, ये मुझे पकड़ा दें। यस, यस, अब ये सही। ऑफ करें, इसको भी आपने एंटी क्लॉक, वाइस खोल। शाबाश, गुड। So, bit difficult. ठीक है, ये जब तक नहीं खुलेगा तो ये अंदर से नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये 4 सारे- फिक्स स्क्रू है, ये दो। हाँ, ऊपर हाँ, कर ओके, ओके, इसका आप ऊपर करेंगे आप। बाहर- यस, वेल डन। ठीक है, वेरी ये गुड। हमारे अब निकालें पास इसको, बहुत इजी है। शाबाश, आउट। यस। अभी ये आपको हैवी फील हुआ है, या, क्यों फील हुआ है कि आप इसमें अभी एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगी तो देन ये आपको बड़ा लाइट वेट ठीक है, ठीक है। फील होगा। इंस्पेक्टर साइमा, आज आपने हमें बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया है। प्लीज़ कोई बताइएगा, हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कोई एक मैसेज आप देना चाहें। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो स्किल्स हैं वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, ये नहीं है कि अगर आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे तो आप ज़बरदस्ती आए। अगर आपके घर से ही आपको, ये मैंने बताया, कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप हर तरह की स्किल लें। स्किल, कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको यूज़ करके अपनी लाइफ आसान बना लेते हैं। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद थी। हमारी जो ख़वातीन हैं जो घर पर बैठी हैं और वो कहती हैं कि हम 30 से ऊपर हो गए हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम 40 क्रॉस कर गए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इन्हें देखकर तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़िंदगी आपकी कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ड्राइविंग टेस्ट से लेकर लाइसेंस तक का जो सफ़र है और मुश्किल सफ़र है, ये सारी नॉलेज जो है एक रिपोर्ट में और हमने गाड़ी हासिल चलाना की ही है। इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक्स होनी हैं, वो चाहिए, भी exactly। सीखना ज़रूरी है। कि जिस तरह से रेडिएटर में आपने पानी देखना है, इंजन ऑयल को चेक करना है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बहुत आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर कहीं किसी लंबे सफ़र पर हैं और कोई Yes। प्रॉब्लम आ गई है तो आपको नोहा होनी चाहिए ताकि आप टायर भी गाड़ी का चेंज क्योंकि ये कर सकें। छोटी सी जो गलती है ये फिर बहुत महंगी और बड़ी, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती भारी है पड़ आगे चलकर। सकती है। जी तो ये रिपोर्ट यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। प्रोग्राम से जी हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।